हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार इकोलॉजी के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, ठीक, जो कि आपके इकोलॉजी का पार्ट है। आज है इसका बच्चों लेक्चर फोर्थ। आपको याद है हमने लेक्चर थर्ड में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को शुरू कर दिया था, ठीक, जिसके अंदर जो है हमें आज आपको पढ़ाना है कंपटीशन, अमेंसेलिज्म और आपका कॉमन सेलिज्म। ठीक, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रेडेशन आपको पढ़ाया था। प्रेडेशन में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, मेथड्स जो आपके कौन अपनाते हैं, मेथड्स जो प्रेडेशन से बचने के लिए अपनाए जाते हैं। ठीक, जिसके अंदर आपने देखा एनिमल्स के मेथड देखे, आज आप देखोगे प्लांट के मेथड। आखिर प्लांट ऐसे कौन से मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं जिसकी मदद से वो जो है प्रीडेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक, तो चलो आज के लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को जो है आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है, आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा एनिमल्स किस तरीके से जो है आपके अवॉइड कर रहे थे किसको, प्रेडेशन को। क्या करते थे, एक तो था मेथड क्रिप्टिक कलरेशन। फिर क्या था क्रिप्टिक कलरेशन, कैमोफ्लाज बच्चों, यानी कि जो आपके बैकग्राउंड का कलर है वैसा ही कलर एनिमल कर ले रहा था, जिससे वो बैकग्राउंड के साथ क्या हो जा रहा था, ब्लेंड हो जा रहा था। तो जब उसका प्रेडेटर उसको देख ही नहीं पाता भाई, अगर जो बैकग्राउंड का कलर है वही अगर इस ऑब्जेक्ट का कलर हो जाए तो भैया डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से प्रेडेशन से बचा जा रहा था। कौन शो कर रहा था, फ्रॉग और आपकी इंसेक्ट की कुछ स्पीशीज। ठीक, दूसरा था पॉइजनस प्रे। आपको याद होगा, यानी कि जो प्रे है वो अपने अंदर पॉइजन भर ले, अपने अंदर पॉइजन आ जाए तो भैया जो उसको खाएगा उसको क्या हो जाएंगे, कुछ सीरियस हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। जैसे कि भैया क्या हो जाएंगे, एक तो हो सकता है कि भैया जो है उसकी क्या हो कि फीडिंग हैबिट जो है उसकी कम हो जाए, यानी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। दूसरा उसकी जो है भैया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो सकती है। थर्ड जो हो सकता है वो हो सकता है अल्टीमेट डेथ हो जाए। तो ऐसे प्रे को जो है प्रेडेटर खाना अवॉइड करते हैं भैया, जिनसे चांसेस होते हैं कि उनकी हेल्थ खराब हो जाए या फिर वो मर जाए। ठीक, और ऐसे जो प्रे होते हैं पॉइजनस प्रे, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डिसटेस्टफुल होते हैं। जैसे कि आपने मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देखा था। क्या था मोनार्क बटरफ्लाई, जब वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में होती है यानी कि लार्वल स्टेज में, तो वो जो है एक पॉइजनस वीड पर फीड करती है और वो पॉइजनस वीड का नाम था कैलोट्रोपिस। जब वो वहां फीड करती है तो उसके अंदर आ जाते हैं कुछ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि होता है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, अब ये जो है इसके अंदर आ चुके हैं, तो जब भी कोई भी प्रेडेटर उसको जो है ईट करेगा तो जो है उसको बहुत ही ज्यादा डिस्टेस्टफुल लगेगी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी क्योंकि हाईली टॉक्सिक है और वो उसकी डेथ भी कर सकती है। ठीक, तो मैंने जो है आपको रिवाइज करा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक मिमिक्री के बारे में बताया था, ऑल्दो लिखवाया नहीं था। मिमिक्री में क्या होता था कि कुछ ऐसे जो है आपके जो है एनिमल्स होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, समझ रहे हो। तो जो हार्मफुल नहीं है वो हार्मफुल की क्या करता है, मिमिक्री करता है। तो जो प्रेडेटर होता है उसे लगता है ये भी हार्मफुल है, तो इससे भी बच के रहना है। एक और मैंने आपको बताया था कि ब्राइट कलर के, यानी कि वार्निंग कलरेशन जिसको कहा जाता है। ठीक, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, अलग ही लाइट सी इमिट कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है, और उसको देख के ऐसा लगता है खतरे की घंटी है, तो प्रेडेटर्स उससे दूर रहते हैं। समझ रहे हो। तो ये सारे वो मेथड्स हैं जिससे वो जो है प्रेडेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक, अब जो है उन प्लांट्स की बात करते हैं। तो आप यहां पर डालोगे प्लांट्स, और प्लांट्स, और प्लांट। अब देखो प्लांट के साथ क्या है, एनिमल के साथ तो एक चीज बेहतरीन है, उसके पास भी है टांगे हैं। ठीक है, तो वो तो क्या है मूव कर सकती है, बट भैया प्लांट्स जो है मूव नहीं कर सकते। प्लांट तो फिक्स हैं एक ही जगह पर, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ठीक, तो एक समस्या तो ये है कि प्रेडेटर के आने पे प्रेडेटर से भग भी नहीं सकते। दूसरा, जो आपके इंसेक्ट हैं लगभग 25% इंसेक्ट जो है वो प्लांट को फीड करते हैं, यानी कि प्लांट के पार्ट खाते हैं, प्लांट का सैप खाते हैं। बेसिकली प्लांट ही जो है उसे खा के वो अपना पोषण करते हैं। ठीक, कितने इंसेक्ट, लगभग 25 इंसेक्ट। तो जो 25% इंसेक्ट हैं वो आपके कौन है, फाइटोफेगस, यानी कि जो प्लांट पर फीड करते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है
प्लांट का जो प्रेडेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो प्लांट क्या करता है भाई, प्लांट जो है डेवलप करता है कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस, जिससे कि वो जो है आपके जो है प्रेडेशन से बच सके, किसके अगेंस्ट, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट। ठीक, चलो आओ देखो। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस करे, केमिकली क्या चेंजेस करे। ठीक, आओ देखो। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले नियरली, आप लिखोगे यहाँ पे नियरली 25% इंसेक्ट्स। तो लगभग 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ईट प्लांट्स। अब प्लांट से मेरा कहने का मतलब ये नहीं प्लांट्स खाते, मतलब प्लांट का सैप हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है। ठीक, तो ये कैसे हुए नेचर में, ये हुए आपके फाइटोफेगस, ये हुए बच्चों आपके फाइटोफेगस। फाइटोफेगस यानी कि जो प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम कहते हैं फाइटोफेगस। ठीक, दूसरी समस्या क्या थी भैया, दूसरी समस्या यह है कि प्लांट भाग भी नहीं सकते हैं। तो प्लांट्स कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर, प्लांट्स कैन नॉट रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो भैया प्रेडेटर्स से भाग भी नहीं सकते हैं, इंसेक्ट तो भाग जाता है भैया, समझ रहे हो। सपोज करो किसी पेड़ पर जो है आपके सेब लटक रहे हैं, अब आपका मन करा खाने का, समझ रहे आप भाई, ऐसा थोड़ी है पेड़ भग जाएगा, पेड़ के अरे यार ये तो खाने आ गया मुझे भगना पड़ेगा, पेड़ भग नहीं सकता, समझ रहे हो। तो भैया फिर जो है प्लांट्स ने क्या मेथड जो है डेवलप करे, तो देखो जरा ध्यान से, कलर जो है आ जाओ चलो देखो। तो प्लांट्स ने क्या करा, प्लांट्स ने डेवलप करे, प्लांट्स ने क्या करा आपके डेवलप करे, प्लांट्स डेवलप्ड, क्या डेवलप करा आपके मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंज करे, अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करे। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, और कुछ केमिकल चेंजेस करे। ठीक, केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट किसके, जो प्लांट को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब जरा देखते हैं क्या क्या करा मॉर्फोलॉजिकली, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना, मैं हटूं एक बार। ये प्लांट्स ने डेवलप करे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस किसके अगेंस्ट में, हर्बीवोर्स के। अब देखो जैसे कि मॉर्फोलॉजी की मैं बात कर रहा था, तो आपने अकेसिया एग्जांपल देखा था पहले, बिल्कुल देखा था सर, कैक्टस देखा है, बिल्कुल देखा सर। तो इन दोनों के पास आपको देखने को मिलते हैं कांटे, कांटे देखने को मिलते हैं। तो भैया जब भी कोई जानवर देखता है कि भैया इस पे तो कांटे लगे हैं, तो वो उसे खाता नहीं है भैया, गला थोड़ी उसको अपना क्या करवाना है भैया, गला जो है उसका चिढ़ जाएगा अगर उसने कांटों को ईट कर लिया। तो इन्होंने प्रेडेशन से बचने के लिए क्या डेवलप करे, थॉर्न डेवलप कर लिए। फिर इसके अलावा आपने कैलोट्रोपिस देखा होगा, अब मैं केमिकल चेंज बता रहा हूं आपको, कैलोट्रोपिस देखा है बिल्कुल। तो कैलोट्रोपिस जो है आपका वीड है, अब इसके अंदर आपने देखा वो व्हाइट व्हाइट सा मिल्की सा सब्सटेंस होता है, तो भैया वो क्या है आपका हाईली टॉक्सिक है, वो क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, और जब भी प्रेडेटर उसको खाएगा तो उसकी जो आपकी फीडिंग हैबिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी, और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या आपको समझ में आया क्या क्या जो है आपको इससे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चलो मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, बट पहले आपको मैं ये लिखा देता हूँ, आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा, चलो आओ देखो। अब जो आप डालोगे तो यहाँ पर डालो नंबर 1, सबसे पहले अकेशिया, मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी है ये, ठीक है, अकेशिया और आपके जो आपके क्या कहते हैं अकेशिया और कैक्टस ने क्या करा, तो अकेशिया और कैक्टस ने जो है आपके डेवलप करे, अकेशिया एंड कैक्टस डेवलप थॉर्न्स, क्या डेवलप करे आपके डेवलप करे बच्चों थॉर्न, टू अवॉइड प्रिडेशन। भैया कांटे डेवलप करे टू अवॉइड प्रिडेशन। अब सोचो किसी पेड़ पर जो है बहुत सारे कांटे होंगे, क्या तुम उसके पास जाना पसंद करोगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर कांटा लग गया तो खून निकलेगा, ठीक, तो आप भी अवॉइड करोगे। दूसरा इन्होंने क्या करा, जो केमिकल चेंज करा वो, जैसे कि आपको कैलोट्रोपिस देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस क्या है आपका, कैलोट्रोपिस आपका वीड है, ठीक, और कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलते हैं क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, जो व्हाइट मिल्की होता है ना भैया वही है कार्डियो ग्लाइकोसाइट्स। अब ये जो आपको कार्डियो ग्लाइकोसाइट्स दिख रहे हैं भैया ये हैं आपके हाईली टॉक्सिक, ये है बच्चों आपके हाईली टॉक्सिक, ये हैं आपके हाईली टॉक्सिक, देख रहे हो ये केमिकल है हाईली टॉक्सिक, और जो भी प्रेडेटर इसको खाएगा
अगर कोई भी प्रेडेटर इसको ईट करेगा तो भैया उसके साथ क्या क्या होगा जरा देखो। अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स इसको किसी प्रेडेटर ने ईट करा तो प्रेडेटर के साथ क्या क्या होगा। एक तो उसकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है, जो उसकी खाने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज, फीडिंग एफिशिएंसी आपकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा क्या होगा उसके साथ, उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी आपकी डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर देगा, डिसरप्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, डिसरप्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। और जो आपको सबसे खतरनाक इसका आउटकम हो सकता है वो क्या हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, इवन डेथ कैन अकर, इवन डेथ कैन अकर। तो ये सारी चीजें जो है उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, किसको फेस करनी पड़ सकती है, जो भी प्रेडेटर इनको जो है क्या करेगा, ईट करेगा। तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं, कैक्टस अकेशिया में आपको थॉर्न देखने को मिले, कैलोट्रोपिस में जो है आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स देखने को मिले, तो ये इन्होंने इसलिए डेवलप करे जिससे कि ये अपने आप को प्रिडेशन से बचा सकें। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, क्या आपने देखा है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स को जो है कमर्शियल स्केल पे बहुत यूज करते हैं, जिसमें से आपने एक चीज सुना होगा, तंबाकू, निकोटीन, कैफीन, ठीक, इसके अलावा क्विनीन, स्टार्चिन, ओपियम। तो भैया ये सारे हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल यूज है, पर आपने कभी सोचा प्लांट्स ने इन सबको क्यों डेवलप करा। प्लांट ने इन सबको इसलिए डेवलप करा कि जो इनको खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजर्स होते हैं, जो ब्राउजर्स होते हैं, उनसे जो है अपने आप को बचा सकें, डिफेंस के रूप में जो है इन्होंने क्या करा था, इन सबको डेवलप करा था। बट ह्यूमंस ने जो है इसके अंदर एक कमर्शियल यूज देखा और जो है उनको क्या करना शुरू कर दिया, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो जी हाँ, जब भी आपसे किसी प्लांट आपको जैसे देखते हो कि भैया वो निकोटीन का प्लांट है, तो आप सोचते हो यार ये तो मतलब खाने के लिए बना है, मतलब ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, कमर्शियल स्केल पे और भी अलग अलग यूजेस इनके होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में उन्होंने इस काम के लिए नहीं डेवलप करा था, इन्होंने इन्होंने एज अ डिफेंस मेथड डेवलप करा था, किसके अगेंस्ट, आपके ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के अगेंस्ट में। ठीक, तो अब देखो आप जो है यहाँ पर डालो थर्ड, और थर्ड में आप क्या डालोगे, हम प्लांट से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखो जो हम प्लांट से आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से हम आपके क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट केमिकल सब्सटेंसेस। कौन कौन से अभी बताता हूँ आपको, एक्सट्रैक्ट केमिकल सब्सटेंसेस। और ओपीएम तो अपने आप में एक ड्रग है, आपको पता है, ठीक। और वो कौन कौन से हैं जरा देखो, एक है हो गया आपका निकोटीन, तम्बाकू, निकोटीन। दूसरा है आपका कैफीन, ठीक, कैफीन। इसके अलावा आ जाता है आपका भैया क्यूनीन, एक आ जाता है आपका स्ट्राइचीन, स्ट्राइचीन, एक सेकंड, स्ट्राइचनीन, और आपका आ जाता है बच्चों ओपियम। तो भैया ये सारे जो जो आपको दिख रहे हैं, इन सब का हम क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है कमर्शियल यूज है इन सब का, इन सब का क्या है आपका कमर्शियल यूज है। बट इनको डेवलप इसलिए नहीं करा गया था कि कमर्शियल यूज के लिए इन्होंने प्लांट्स ने इसको डेवलप करा, नहीं। या जिनको हम क्या यूज करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं, तो आप लिख लो यहाँ पर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज करते हैं, ठीक। बट इनको जो डेवलप करा गया था वो क्यों करा गया था, इसका रीजन आप यहाँ लिख लो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे बट प्रोड्यूस्ड, बट प्रोड्यूस्ड बाय देम, बट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, एज डिफेंसेस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, एज अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आपके भेजी में बैठ गया ये वाली बात, हाँ या ना, बताओ मुझे। आपको समझ में आ गया प्लांट ने जो है निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्टार्चनीन एंड ओपीएम को क्यों डेवलप करा था, एक प्रोटेक्शन, एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर डेवलप करा गया था, किससे बचाने के लिए, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से बचने के लिए। बट ह्यूमंस ने इनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और इसका अपने आप में एक कमर्शियल यूज होता है, आप अच्छे से जानते हो बहुत बड़े लेवल पर, ठीक। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं, ठीक। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कमेंसलिज्म।
अब एक बार मैं आपको कमेंसलिज्म पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम प्रेडेशन और कमेंसलिज्म की इकट्ठी एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर कंपटीशन के ऊपर जाएंगे। ठीक, तो चलो देखो आगे। देखो, अब आ जाओ, अब देखो बात करते हैं कमेंसलिज्म की। क्या होता है सर कमेंसलिज्म में? सुनना, कमेंसलिज्म में क्या होता है भैया, एक जो है आपकी दो स्पीशीज होंगी, ठीक। अब जो दो स्पीशीज हैं, एक को तो बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सर इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल, मैंगो की ब्रांच के ऊपर आपका ऑर्किड क्या करता है भैया, ग्रो करता है। मैंगो की ब्रांच को, इसके बदले में मैंगो की ट्री को कुछ नहीं मिल रहा, ना तो उसका कोई नुकसान हो रहा है ना ही उसका कोई फायदा हो रहा है, बट ऑर्किड का एक फायदा हो रहा है। ऑर्किड को जो है आपकी सनलाइट मिल रही है और इसके अलावा आपका क्या मिल रहा है बच्चा, सपोर्ट मिल रहा है, और ये मैंगो ट्री पर डेवलप करता है, इसलिए ऑर्किड को हम कहते हैं बच्चे आपका एपीफाइट। ऑर्किड को क्या कहते हैं, एपीफाइट। तो मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, बोलो वापस मेरे साथ। ऑर्किड का ग्रो करना किसके ऊपर, मैंगो ट्री की ब्रांच के ऊपर। तो इसमें जो मैंगो ट्री है उसको कोई भी ना ही तो फायदा है ना ही कोई नुकसान है, बट ऑर्किड का फायदा हो रहा है, उसे सपोर्ट मिल रही है और डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, ठीक। और जो इस तरीके के प्लांट होते हैं दूसरों पे ग्रो कर रहे हैं उनको हम कहते हैं बच्चा एपीफाइट। तो आपका ऑर्किड कौन है, एपीफाइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है भैया वेल और आपका बार्निकल, ठीक। आपने वेल देखी है कभी? मैं आपको इमेज भी लेके आया हूं। तो होता क्या है, वेल की जो बैक होती है ना उसके ऊपर कई सारे जो है बार्निकल्स क्या कर जाते हैं बच्चा, उसके ऊपर चिपक जाते हैं बार्निकल्स, उसको अपना घर बना लेते हैं, समझ रहे हो। अब उनको इससे मिल क्या रहा है, समझना, उनको इससे दो चीजें मिल रही हैं। एक तो उनको शेल्टर मिल रहा है, ठीक। दूसरा उनको क्या हो रहा है, फूड के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। अब वेल है भैया, आज यहाँ है तो कल आगे वहां होगी, तो क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, इसलिए जो फूड के उनको मिलने के चांसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। उनको फ्री फूड मिल रहा है, फ्री में राइड मिल रही है, उनको शेल्टर मिल रहा है। तो भैया इसमें ना तो वेल का कुछ फायदा हुआ ना कुछ नुकसान हुआ, बट जो है बार्निकल्स की मौज हो गई, ठीक। फिर जो थर्ड एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका बच्चा कैटल का और आपका कैटल इग्रेट का। अब जो कैटल इग्रेट है वो क्या है, आपका वर्ड है। अब जरा समझना, होता क्या है, जब भी कैटल, आपको पता है कैटल घास खाती है, बिल्कुल घास थोड़ी लंबी हो जाती है, जब घास लंबी हो जाती है तो कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि उस घास के अंदर नीचे छुपे रहते हैं, तो जो बर्ड होती है उनको वो दिखते नहीं है, समझ रहे हो, बर्ड को वो कीड़े नहीं दिखते। तो जैसे ही गाय आती है या फिर कोई भी आपका कैटल आता है, जब वो उसको खाता है, समझ रहे हो, जब वो उसको खाएगा, कंज्यूम करेगा उस घास को, तो आप देखोगे वो घास को खाता जा रहा है, तो घास जो है छोटी होती जाएगी, ठीक। तो वो जो कीड़े हैं वो बड़े आसानी से दिखेंगे, तो जब वो बर्ड आएगी तो उन कीड़ों को एकदम से झपट्टा मार के खा लेगी। तो इसमें ना तो गाय को कुछ नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ, आप समझ रहे हो। बट जो है मौज किसकी हो गई, कैटल इग्रेट की हो गई, जो बर्ड है उसकी जो है मौज हो गई, तो उसका बेनिफिट हो गया। तो इस तरह का जो आपका होता है रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म, यानी कि एक की तो मौज हो रही है, दूसरे को ना ही नुकसान है ना ही कोई फायदा है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता, बट दूसरे की मौज हो रही है। एक और एग्जाम्पल इसका मिलता है क्लोन फिश और सी एनिमन। अब सी एनिमन के होता क्या है, सी एनिमन के पास होते हैं भैया आपके, सी एनिमोन जो है बच्चा वो आपका सीलेंट्रेटा का पार्ट है, उसके अंदर ही आता है, ठीक। हम पढ़ाएंगे भी एनिमल किंगडम। तो उसके होते हैं बच्चा टेंटिकल्स। अब जो टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, ठीक, उनसे जो है प्रेडेटर बच के रहते हैं। तो क्लोन फिश क्या करती है, उन्हीं के अंदर आके छिप जाती है, ठीक। इससे क्या होता है, वो जो है प्रोटेक्शन पा लेती है किससे, प्रेडेटर से, समझ रहे हो। तो ना ही तो सी एनिमोन को इसमें कोई फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, बट क्लोन फिश जो है प्रिडेशन से बच गई, अपने प्रिडेटर से बच गई। किसकी शरण ले ली उसने, किसके अंदर वो आ गई, आ छुपी, स्टिंगिंग टेंटिकल्स के अंदर आके छुप गई। इमेजेस लेके आया हूं, दिखाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, तो अब आप डालोगे नंबर 2 यहां पर, और नंबर 2 में डालोगे आप बच्चों कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। याद है अमन सेलिज्म क्या था? अमन सेलिज्म में भैया नुकसान होता था एक स्पीशीज का और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ठीक। तो देखो यहां पर आप लिखोगे दो स्पीशीज होंगी भैया, एक को मान लो स्पीशीज ए, दूसरी को मान लो स्पीशीज बी। एक होगी बच्चों आपकी स्पीशीज ए, दूसरी हो गई आपकी स्पीशीज बी। जरा देखो तो हो क्या रहा है, आपको एक स्पीशीज का तो आपका क्या हो रहा है बच्चा, एक स्पीशीज का तो हो रहा है आपका बेनिफिट, एक स्पीशीज का हो रहा है बेनिफिट, दूसरी जो है वो क्या है बच्चों, वो है आपकी न्यूट्रल। तो जीरो का मतलब होता है बच्चा न्यूट्रल,
और पॉजिटिव का मतलब होता है बेनिफिट, जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। और अगर नेगेटिव हो तो होता है आपका लॉस। ठीक, अब मैंने क्या कहा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए थे। एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वो था आपका भैया ऑर्किड। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच। जो मैंगो की ब्रांच होती है उस पर जो ऑर्किड आपका ग्रो कर रहा है, उसमें मैंगो को ना तो कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। मैंगो ट्री है आपका न्यूट्रल, बट ऑर्किड को जो है वो बेनिफिट हो रहा है। क्या बेनिफिट हो रहा है ऑर्किड को, जरा देखो। ऑर्किड जो है वो आपका क्या है, एपीफाइट है। ऑर्किड है आपका एपीफाइट, क्योंकि दूसरे प्लांट पर क्या कर रहा है भैया, ग्रो कर रहा है। तो ऑर्किड हो गया एपीफाइट। और इसे मिल क्या रहा है, इसे मिल रही है भैया सनलाइट एंड शेल्टर। इसे मिल रहा है भैया सनलाइट एंड शेल्टर। इमेज भी दिखा देता हूं, चलो आओ देखो। सनलाइट एंड शेल्टर, सनलाइट एंड शेल्टर। देखो इमेज दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये रहा, ये दिख रहा है आपको। ये क्या है, ये आपको क्या दिख रही है, ये है आपकी मैंगो की ब्रांच। ये है आपकी मैंगो ट्री की ब्रांच। और इसके ऊपर ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है भैया, ये क्या है, ये है आपका ऑर्किड। ये है आपका ऑर्किड। तो दिख रहा है आपको किस तरीके से ये जो है आपका ग्रो कर रहा है, बताओ हाँ या ना। दिख गया आपको, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है इसकी सपोर्ट ले रहा है वो, जिससे उसको सनलाइट मिल सके। ठीक, और शेल्टर तो मिल ही रहा है, देखो आ जाओ। अब इसके अलावा दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, चलो नोट कर लो, पॉज करो और इसको नोट कर लो आप। हो गया नोट। अब देखो एग्जाम्पल 2 पर आते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड, सेकंड में मैंने कहा बार्निकल्स आपकी कहां पर, बार्निकल्स, एक सेकंड, अरे यार ये तो स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। तो बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ बेल, ऑन द बैक ऑफ अ बेल। भैया बेल की जो बैक होती है, ऑन द बैक ऑफ अ बेल, वहां पर आपके बार्निकल्स का ग्रो करना भी क्या है, आपका कॉमन सेलिज्म का एक एग्जाम्पल है। जिसके अंदर ना ही तो ऑन द वेल, तो इसके अंदर वेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भैया, वेल है आपकी न्यूट्रल। बट बार्निकल्स जो हैं वो हैं आपके भैया पॉजिटिव, उनको मिल रहा है बेनिफिट। उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, एक तो उनको मिल रहा है शेल्टर रहने के लिए, दूसरा उनको जो है फूड के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जगह आके फिक्स हो गए हैं। अब वेल जहां जहां मूव करेगी वहां वहां जो है उनको फूड मिलता रहेगा। क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। फ्री की राइड मिल रही है भैया उनको। अब इमेज भी दिखा देता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है भैया, ये है आपकी वेल। ठीक है, ये है आपकी वेल, और इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके बार्निकल्स। देख लो किस तरीके से इसकी बैक पर आके ये जो है आपके ग्रो कर रहे हैं, अटैच हो गए हैं और ग्रो कर रहे हैं। और जो है आप ये जो है इनको यहाँ पर इनको शेल्टर मिल गया, और जो है एक जगह से दूसरी जगह जब वेल मूव करती है तो भैया इनको जो है फूड मिलने में भी काफी आसानी हो जाती है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका बच्चों, कॉमन सेलिज्म का, जिसके अंदर वेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो फायदा ना ही कोई घाटा, वो जो है खुश है। अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद आता है आपका थर्ड, थर्ड एग्जाम्पल आता है भैया कैटल इग्रेट का। कैटल इग्रेट एंड कैटल का। तो भैया कहीं पर अगर ज्यादा घास उगी हुई हो, ठीक, और वहां पर जो है कोई कैटल आया और उसको जो है खाना शुरू कर दे, ठीक, उन घास में छुपे होते हैं छोटे छोटे कीड़े। उन बर्ड्स को उन कीड़ों की तलाश है। अब घास इतनी बड़ी है भैया, वो तो देख के नहीं पता लग पाता कहाँ पर कीड़ा है। तो वो क्या करती हैं, वो जो है देखती रहती है, कैटल आती है, कैटल खाती है उस घास को, ठीक है, कैटल ने खाया उस घास को, तो घास क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, तो वहां पर कीड़े आसानी से दिख रहे हैं, तो बर्ड जाती है और उसे इजीली खा लेती है। तो ये फायदा जो है मिल रहा है किसको, कैटल इग्रेट को। और बर्ड को तो भैया कुछ फर्क, कैटल को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कैटल इग्रेट है भैया आपकी बर्ड। ठीक, और इसका हो रहा है आपका बेनिफिट, क्यों, क्योंकि इसको मिल रहा है आपका फूड, इसको मिल रहा है आपका फूड। ठीक, अब देखो इसके बाद आता है आपका फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें आ जाता है आपका भैया क्लोन फिश, जिसमें आपकी आ जाती है भैया क्लोन फिश एंड सी एनिमोन। क्लोन फिश एंड सी एनिमोन, सी एनिमोन।
अब जो सी एनिमोन है भैया उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है न्यूट्रल, ठीक है। और जो क्लाउन फिश है उसका हो रहा है फायदा। अब कैसे हो रहा है जरा आओ मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तो ये देखो, इस इमेज को जरा ध्यान से आप देखना, ये दिख रहे हैं, ये हैं भैया टेंटिकल्स, टेंटिकल्स स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं भैया, ठीक है, बच के रहना पड़ता है बाकी लोगों को इससे। स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं, ठीक है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन, सी एनिमोन। अब देख रहे हो किस तरीके से जो है क्लाउन फिश ने क्या कर रखा है, इसकी शरण ले रखी है। देख लो किस तरीके से इसके अंदर जो है छिप जाती है, और जो है फिर इनको कोई भी प्रेडेटर पास आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्टिंगिंग टेंटिकल्स है भैया, समझ रहे हो। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका कमेंसलिज्म का। क्यों, क्योंकि क्लाउन फिश की तो मौज हो गई, बट जो है आपके सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो न्यूट्रल है, ना ही तो उसका कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। तो देखो, क्योंकि सी एनिमोन के पास क्या है, आपके स्टिंगिंग टेंटिकल्स, स्टिंगिंग टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। और क्लाउन फिश को क्या मिल रही है, गेट्स प्रोटेक्शन, गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। तो भैया प्रेडेटर से जो है इसको क्या मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, ठीक है। तो क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए, हाँ या ना। मुझे लगता है बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं यार, ऐसा कुछ मतलब खास नहीं है। बस आप 2 से 3 बार इनको देखोगे ना तो इतने में ही आपको याद हो जाएंगे। देखो, अगर आपको मतलब पता है किसी भी इंटरेक्शन का कि किसको फायदा किसको नुकसान क्या होता है मतलब एक इंटरेक्शन में, तो एग्जाम्पल्स याद करना ईजी हो जाता है, समझ रहे हो। तो पॉज करो और आप जो है इसको क्या कर लोगे बच्चा, नोट कर लोगे, ठीक। इसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपकी, पहले प्रिडेशन की पढ़ेंगे फिर कंपटीशन की हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, राइट। आओ जरा देखो, चलो। कॉमनसेलिज्म, ठीक, आ जाओ। एनसीईआरटी पे हम आ जाते हैं बच्चों। ये देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन सबसे पहले आपका आ जाता है, ठीक। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जरा देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज। क्या आप इस अर्थ पर कोई एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट सोच सकते हो जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज मिले, इसका आंसर है नहीं। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकंसीवेबल। भैया ऐसा कोई हैबिटेट इस अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है फॉर एनी स्पीशीज। द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। तो भैया एक स्पीशीज की जो है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक और स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए जिस पर वो क्या कर सके, फीड कर सके, जिस पर वो फीड कर सके। इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। भैया इवन एक जो आपकी प्लांट स्पीशीज होती है जो कि अपना खाना खुद बनाती है, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। इट नीड्स soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption। क्यों नहीं ये अकेली सर्वाइव कर सकती प्लांट स्पीशीज, क्यों, क्योंकि इसको जरूरत होती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं, जो आपका सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कौन, आपके माइक्रोब्स, आपके डिकम्पोजर्स। वो इसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, जिसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और उनका फिर इस्तेमाल करके आपका क्या हो रहा है बच्चा, जो है अपना खाना उसका बन रहा है, ठीक। And then how will the plant manage pollination without an animal agent। और सोचो, जो प्लांट है अगर कोई और स्पीशीज जैसे कि एनिमल एजेंट ना हो तो भैया उसका पॉलिनेशन कैसे होगा। यानी कि हमें इससे एक चीज पता लग रही है कि भैया सिंगल स्पीशीज का मतलब गुजारा नहीं हो सकता, और स्पीशीज की उसे जरूरत लगेगी सर्वाइवल के लिए, ठीक। इट इज obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various way to form a biological community। इससे हमें क्या पता लगता है कि भैया ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, नेचर के अंदर जो एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब है, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। वो उनको जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और बनाते हैं एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज।
many interactive linkages exist although all may not be readily apparent। जो मिनिमल से मिनिमल आपकी कम्युनिटी होगी वहां पर भी आपको काफी सारी इंटरेक्टिव लिंकेजेस देखने को मिलेंगी, ऑल्दो आपको जो है ऊपर से जो है वो आपको रेडिली अपीरेंट नहीं दिखेंगी, समझ गए, आपको दिखेंगी नहीं, बट वहां पर जो है आपके क्या प्रेजेंट है, कई सारी इंटरेक्टिव लिंकेजेस प्रेजेंट है। अब देखो आगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन arise from the interaction of a population of two different species। तो भैया ये देखो डेफिनेशन दे दी, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहाँ से आती हैं, फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। जब दो डिफरेंट स्पीशीज आपका इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और अगर एक स्पीशीज अपनी ही स्पीशीज के साथ, अपने ही ऑर्गेनिज्म के साथ लगी पड़ी है इंटरेक्शन में, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, राइट। आगे देखो, they could be beneficial, detrimental or neutral, neither harm nor benefit to one of the species or both। अब ये जो इंटरेक्शन है इनमें क्या होता है, या तो ये बेनिफिशियल हो सकती है एक के लिए या दोनों के लिए, ये जो है डेट्रीमेंटल लॉस हो सकती है किसके लिए, एक के लिए या दोनों के लिए, और न्यूट्रल हो सकती है, समझ रहे हो, न्यूट्रल हो सकती है, ना ही तो कोई नुकसान ना ही कोई आपका फायदा, ठीक। असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। तो जब भी कोई बेनिफिशियल इंटरेक्शन होगा, कोई बेनिफिट होगा, तो हम पॉजिटिव साइन उसको देंगे। नेगेटिव साइन फॉर आर डेट्रीमेंटल, कहीं पर भी कोई स्पीशीज को लॉस होगा, कोई भी नुकसान होगा, तो उसको माइनस साइन देंगे। एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, और एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम जो है जीरो से डिस्क्राइब करते हैं, असाइन करते हैं, और उसको हम कहते हैं आपका न्यूट्रल इंटरैक्शन। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो अब जो आप टेबल पढ़ोगे वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें आपको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी। जरा देखो क्या क्या दिख रहा है भैया इसके अंदर, हमें दिख रहा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या दिखता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा, जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकेन, माइकोराइजा। कंपटीशन, दोनों को ही क्या होता है भैया, नुकसान होता है, लड़ रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो दोनों के दोनों जब लड़ेंगे तो क्या होगा, उनका नंबर कम होगा, बेसिकली क्या होता है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो कम होगी, जो कि आज आपको पता लगेगा मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक। प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होगा, प्रे का फायदा नहीं प्रे का नुकसान, प्रिडेटर का लॉस। पैरासिटिज्म में क्या होगा भैया, होस्ट का जो है आपका नुकसान होगा, समझ रहे हो, और पैरासाइट का होगा फायदा। कमेंसलिज्म में क्या होगा भैया, एक रहेगी स्पीशीज न्यूट्रल, दूसरी को होगा फायदा, जैसे कि कैटल न्यूट्रल रही और कैटल इग्रिड जो है जो बर्ड है उसका हुआ फायदा। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज रहेगी न्यूट्रल, दूसरी का करेगी नुकसान, जैसे कि इसका एग्जांपल आप पढ़ोगे भैया, एक पंजाई का नाम सुना है, पेनिसिलियम, क्या जो है वो रिलीज करती है, केमिकल बनाती है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, समझ में आया। तो जब भी किसी बैक्टीरिया के पास ये पेनिसिलिन जाएगी तो उस बैक्टीरिया को तबाह कर देगी, तो बैक्टीरिया का कर दिया नुकसान, ना ही तो खुद को कुछ फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, खुद रही न्यूट्रल। ये है एग्जाम्पल किसका बच्चा, अमनसेलिज्म का, ये एग्जाम्पल है किसका भैया, अमनसेलिज्म का। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं, क्या आपको सारी की सारी इंटरेक्शन समझ में आ गई। अमनसेलिज्म आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बुक में मतलब वैसे डिस्क्राइब नहीं कर रखा है अलग पैराग्राफ बना के, बट ऐसे डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक। पर मैं आपको एग्जाम्पल इसका लिखा दूंगा जिससे आपको पता हो। अब जरा आगे देखो, बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। तो भैया म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीशीज का फायदा होता है, एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर। और भैया कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट, जो कि होती है पैरासाइट एंड प्रेडेटर रेस्पेक्टिवली। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में एक स्पीशीज का फायदा होता है, किसका, पैरासिटिज्म में पैरासाइट का, प्रेडेशन में प्रेडेटर का। एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज, और दूसरी स्पीशीज का होता है नुकसान, किसका होता है, पैरासिटिज्म में नुकसान होता है होस्ट का, और प्रेडेशन में नुकसान होता है आपका प्रे का, ठीक। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। एक ऐसी इंटरेक्शन जिसके अंदर एक स्पीशीज का होगा फायदा, दूसरी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटरेक्शन कहलाएगी कमेंसलिज्म। इन अमनसेलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। तो भैया आपने क्या देखा, अमनसेलिज्म में एक स्पीशीज का तो होगा नुकसान और दूसरी स्पीशीज रहेगी अनअफेक्टेड। अब देखो वो लाइन आ गई,
प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और वो क्या है, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो भैया प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया और कमेंसलिज्म हो गया। इसके अंदर एक जो है आपको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, की जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है ना, ये काफी एक दूसरे के आसपास रहती हैं। तो ये लाइन आपके भेजे में सेट होनी चाहिए, ये लाइन आपको आनी चाहिए। मैंने नोट्स में भी जो है इसको बच्चा आपके लिखवा दिया है। बताओ यहाँ तक किसी को एनसीईआरटी में कोई भी समस्या, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या होगी। चलो आगे देखो, अब आ जाता है बच्चा आपका प्रेडेशन। ठीक है, what would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? अगर हमारा ये जो आपको दिख रहा है कम्युनिटी, उसके अंदर अगर कोई भी एनिमल ना हो तो कोई प्लांट्स को खाएगा नहीं, और अगर कोई प्लांट्स को नहीं खाएगा तो जो प्लांट्स ने एनर्जी फिक्स करी है उसका क्या होगा, समझ रहे हो? तो उसका होगा क्या, ये एनर्जी फिक्स क्यों हो रही है? तो इसका आंसर क्या है? यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। आपको पता है प्लांट लोअर ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, तो प्लांट्स ने क्या करा, उस एनर्जी को फिक्स करा। अब इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करा जाएगा कैसे? प्रेडेशन के थ्रू। हर्बीवोर आएंगे, वो उसको खाएंगे। हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर चलेगा फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो है प्रेडेशन जो है नेचर का एक तरीका है क्या करने का, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। जो एनर्जी फिक्स करी है आपके प्लांट्स ने, और वो एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच सके। क्या आपको समझ में आया है या ना, मुझे इतना बताओ। अगर आप एक चीज देखोगे ना, एक कार्निवोर भी है ना, कार्निवोर भी हर्बीवोर पर डिपेंड करते हैं भैया। अगर कल को कुछ भी होता है, जो कि आज आप पढ़ोगे भी, जो कंपटीशन होता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हर्बीवोर्स के लिए और प्लांट्स के लिए। अगर इनको कुछ कंपटीशन से नुकसान होगा ना, तो भैया इनको जो है सबसे ज्यादा नुकसान होता है कंपटीशन से। कार्निवोर को इतना नहीं होता, क्योंकि कार्निवोर जो है काफी सारी जो है आपकी क्या कहते हैं, उसके पास ऑप्शंस है खाने के लिए, बट हर्बीवोर के पास नहीं होते ऑप्शंस। आज आप ये वाली लाइन पढ़ोगे आपको पता लगेगा, ठीक। व्हेन वी थिंक of predator and prey, the most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind। जब भी हम प्रे और प्रेडेटर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्लिक करता है वो एग्जांपल क्लिक करता है, भैया एक टाइगर जो डियर को खा रहा है। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। जो एक, बट हमारे मन में कभी भी ये नहीं आता, क्या नहीं आता, कि एक जो स्पैरो होती है जो आपके किसी सीड को खा रही है, वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है। इकोलॉजी उसको भी प्रेडेटर मानती है, ठीक। ऑल दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर्स। तो भैया जो एनिमल्स आपके प्लांट्स को खाते हैं उनको सेपरेटली हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर। अगर आप इकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट के में देखोगे तो आप इसको किसको, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो भी आपके किसी प्रेडेटर से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके किसको कंज्यूम कर रहे हैं? प्लांट का प्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक। बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट को मैंने क्या कहा था? फ्लो कहा था। कॉन्ड्यूट को मैंने कहा था फ्लो। बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, प्रेडेटर प्ले अनदर इंपॉर्टेंट रोल। अभी आपको पता है प्रेडेटर का एक काम होता है, क्या होता है? प्रेडेशन का एक काम है क्या? प्रेडेशन का ये रोल है कि भैया ये जो है फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रही है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। बट इसके अलावा इसके कुछ और इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये क्या करते हैं? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। देखो, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इन स्टेबिलिटी। अगर प्रे की स्पीशीज, अगर क्या कहते हैं, प्रे की स्पीशीज अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे की स्पीशीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है क्या कर सकती है बच्चा? हाई, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को अचीव कर सकती है और इकोसिस्टम को जो है क्या कर सकते हैं? इनस्टेबल कर सकते हैं, ठीक। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखो क्या कहते हैं, प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जांपल आएगा। अगर किसी भी एक्सोटिक स्पीशीज को आप किसी ज्योग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करते हो, दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। अगर आप किसी एक्सोटिक स्पीशीज को लाते हो तो भैया वो बहुत तेजी से फैलेगी। इन्वेसिव
जो है क्या होगा, बहुत तेजी से फैलेगी। क्यों क्यों वो इतना तेजी से फैलेगी? क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पर मौजूद नहीं है। देखो, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। तो जब भैया अर्ली 1920s में ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया, जो कि वहां मिलता नहीं था, तो प्रिकली पियर कैक्टस एक्सोटिक स्पीशीज हो गया किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब इसको लाया गया तो वहां तो इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था नहीं, लाया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, डाई इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। जब इसको वहां पर करा लगाया गया तो भैया ये एकदम तेजी से फैल गया, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं, कोई इसको कंज्यूम करने वाला प्रेडेटर ही मौजूद नहीं था, और इसने जो है वहां पर आतंक फैला दिया। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्राउट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो इसे कैसे कंट्रोल में लाया गया? इसे कंट्रोल में लाया गया ऐसे, जहां से इसको लेके आए थे प्रिकली पियर कैक्टस को, वहां पर इसका तो नेचुरल प्रेडेटर मौजूद था। तो अब उन्होंने सोचा यार इसके नेचुरल प्रेडेटर को भी ऑस्ट्रेलिया में लेके आते हैं। और जब इसके नेचुरल प्रेडेटर, जो कि कौन था? आपका मॉथ। और मॉथ क्या है? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जो कैक्टस को खाते हैं। तो मॉथ को जब लाया गया तब इसको जो है कंट्रोल में लाया गया। तो ऐसे मेथड को अपनाने, जो ऐसे मेथड जिनसे कंट्रोल करा जाता है आपका पॉपुलेशन को, प्रे की, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड। और जो करता है उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेडेटर। तो भैया बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का आपको और कहाँ इस्तेमाल देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमको पेस्टिसाइड्स और इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसकी जगह हम जो है क्या कर सकते हैं? नेचुरल प्रेडेटर को ला सकते हैं, जिससे कि हम रेगुलेट कर पाए किसकी? आपकी प्रे की पॉपुलेशन को। ठीक, प्रेडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन आ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। तो भैया प्रेडेटर और क्या काम करते हैं? प्रेडेटर मदद करते हैं मेंटेन करने में क्या? किसी कम्युनिटी में स्पीशीज की डाइवर्सिटी, उसके नंबर को, समझ रहे हो? जो उसकी डाइवर्सिटी, विभिन्नता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, मेंटेन करने में मदद करते हैं। कैसे? अगर ये प्रेडेटर्स ना हो तो ये जो प्रे स्पीशीज हैं इसकी, ये आपस में क्या करेंगी? कंपटीशन करने लगेंगी, और खुद ही के कंपटीशन की वजह से क्या होगा? इनकी जो है बच्चन का नंबर कम होने लगेगा, ये एक्सटिंक्ट होने लगेंगी। इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है। देखो, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, जो स्टारफिश डिजास्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, जब एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करा गया, व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया। तो जब एक एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से सारी की सारी स्टारफिश हटाई गई, तो देखा गया कि एक साल के अंदर क्या हो गया? 10 से ज्यादा स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई एक साल के अंदर। किसकी वजह से? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। वो जो प्रे स्पीशीज थी वो आपस में ही लड़ने लगी, इंटर स्पेसिफिक आपका कॉम्पिटिशन हो गया, जिसकी वजह से इनवर्टिब्रेट्स की 10 से ज्यादा स्पीशीज एक साल के अंदर गायब हो गई। किस एरिया से? जिस एरिया में एक्सपेरिमेंट करा गया था। ठीक, किसको हटाया गया था? डिजास्टर को हटाया गया था। ठीक, इफ अ प्रेडेटर इज too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food। अगर कोई प्रेडेटर ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करे, यानी कि सारे के सारे प्रे को मार दे, समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो भैया प्रे गायब होगा। ठीक, उसके बाद जो है प्रेडेटर भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसने अपना सारा का सारा प्रे को मार दिया, जो कि उसका खाना था। तो अब प्रे ही नहीं बचा तो उसका खाना भी नहीं बचेगा, तो वो भी एट द एंड मर जाएगा। ठीक, वो भी गायब हो जाएगा। दिस इज द रीजन बाय प्रेडेटर्स आर नेचर आर प्रूडेंट। इसलिए भैया प्रेडेटर जो नेचर में होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रूडेंट होते हैं, केयरफुल होते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation। तो भैया जो प्रे स्पीशीज होती है उन्होंने कई तरह के डिफेंसेस मेथड को जो अपनाया है, जिससे कि ये जो प्रेडेशन का इम्पैक्ट है इसको कम करा जा सके। जैसे कि देखो, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉक आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लाज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर। तो कुछ इंसेक्ट की स्पीशीज और फ्रॉक क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं, जो बैकग्राउंड का कलर होता है वैसा अपना कलर बना लेते हैं, कैमोफ्लाज जिसको कहते हैं, जिससे कि उनका प्रेडेटर उनको इजीली डिटेक्ट ना कर सके। ठीक,
सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। तो भैया कुछ पॉइजनस होती हैं इसलिए इनके प्रेडेटर्स इनको खाना पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल आता है द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई है जो कि हाईली डिस्टेस्टफुल है अपने प्रेडेटर के लिए। प्रेडेटर कौन है इसका? बर्ड है। इसका प्रेडेटर है बच्चा आपका बर्ड, ठीक। बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, क्योंकि एक स्पेशल केमिकल इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। और इसके अंदर ये केमिकल कैसे आया? हाईली टॉक्सिक केमिकल जो कि क्या है आपका? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्यों? क्योंकि जब ये अपनी लार्वल स्टेज में थी, कैटरपिलर स्टेज में थी, तब इसने फीड करा था, खाना खाया था, कहां पर? पॉइजनस वीड को जो है कंज्यूम करा था। अब मुझे याद, शायद मैंने आपको लिखा है जो मोनार्क बटरफ्लाई है भैया इसका जो प्रेडेटर होता है वो कौन है? आपका बर्ड होता है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक। शायद मैंने आपको नोट्स में लिखाई है, अगर नहीं लिखाई है तो वहां पर लिख लो। मोनार्क बटरफ्लाई को कौन खाता है? बर्ड खाती है, ठीक। इसका प्रेडेटर कौन है? बर्ड है। नाम आपको याद नहीं करना कौन सी है, क्या है। आगे देखो, फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स। ये प्लांट के लिए हर्बीवोर्स आपके प्रेडेटर होते हैं, ठीक। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। लगभग 25% जो इंसेक्ट होते हैं भैया फाइटोफेगस होते हैं, यानी कि फीड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट सेप के ऊपर और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के ऊपर। द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिकली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो भैया इनके लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो है एनिमल्स की तरह भाग नहीं सकते हैं, किससे? अपने प्रेडेटर से, ठीक है। प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। इसलिए प्लांट ने डेवलप करे हैं अलग अलग तरह के आपके मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस। इसके अगेंस्ट में? हर्बीवोर्स के अगेंस्ट में। थॉर्न जो कि आपको अकेशिया और कैक्टस में देखने को मिलते हैं, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। जो कि सबसे ज्यादा कॉमन मॉर्फोलॉजिकल तरीका है अपने आप को जो है क्या करने का? डिफेंस, बचाने का, ठीक। Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, ठीक। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, वो उनके डाइजेशन को, फीडिंग को रोक देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स को बनाते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं, और जब हर्बीवोर उनको कंज्यूम करता है तो केमिकल भी खाता है उसके साथ साथ। तो इससे क्या होता है? उनका डाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा उनका रिप्रोडक्शन भी हिल जाता है और ये जो है मर भी जाते हैं, ठीक। यू मस्ट हैव सीन द वीड। आपने देखा होगा किस वीड को? कैलोट्रोपिस को। कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एन एवेंडेंट फील्ड। एवेंडेंट फील्ड में उगते हुए देखा होगा किसको? कैलोट्रोपिस को, ठीक। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो भैया प्लांट प्रोड्यूस करता है क्या? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो कि हाईली पॉइजनस है। एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गॉट ब्राउजिंग ऑन प्लांट। इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे भैया कैलोट्रोपिस के पास कोई भी, ना ही तो कोई कैटल दिखेगी ना ही कोई गॉड दिखेगी जो उस प्लांट को खा रही होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इसको कंज्यूम कर लिया तो टाटा बाय बाय हो गया इस दुनिया से, ठीक। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। एक वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम प्लांट से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियल स्केल पर। कौन कौन से? निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टार्चनीन, ओपियम एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो भैया प्लांट ने जो है इनको कमर्शियल यूज के लिए नहीं बनाया था, ये इन्होंने बनाया था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। किससे बचने के लिए? ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से बचने के लिए। अब चलो, अब जो है इसके बाद शायद इसके बाद आ जाता है आपका बच्चा कमेंसलिज्म। देखो अब इसकी भी एनसीईआरटी पढ़ लो आप। कमेंसलिज्म, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। कमेंसलिज्म में क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक स्पीशीज का फायदा होगा, दूसरी स्पीशीज जो है आपकी ना ही तो फायदा ना ही नुकसान, ठीक। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। तो भैया एक ऑर्किड जो आपका मैंगो ब्रांच पर ग्रो करता है एज एन एपिफाइट, ये इसका एग्जांपल है। एंड द बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit। तो भैया और जो बार्निकल्स ग्रो कर रही हैं वेल पर वो आपकी बेनिफिट करती हैं, यानी ऑर्किड और बार्निकल्स का तो फायदा हो रहा है, बट मैंगो ट्री
और वेल को ना ही तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक। द कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इन close association, a sight you are most likely to catch if you live in farmed rural areas, is a classic example of commensalism। अब ये कॉमनसेलिज्म का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, जो कि अगर आप कभी गांव गए हो तो आपने देखा होगा। आपने देखा कभी कोई गाय फाय आती है तो उसके ऊपर कुछ बर्ड्स आसपास मंडराती रहेंगी या फिर उसके ऊपर बैठ जाएंगी, तो इंतजार करती हैं जब ये घास खाएगी और ये घास छोटी होगी तो हमें वो कीड़े दिखेंगे छोटे छोटे, उनको हम जाएंगे और खाएंगे। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किसका बच्चा, कॉमन सेलिज्म का, जिसके अंदर कैटल इग्रेट का तो फायदा हो रहा है और कैटल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। द इग्रेट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो भैया जो इग्रेट्स होती हैं, जो वर्ड है, वो हमेशा उस जगह पर जो है आपको देखने को मिलती है जहां पर कैटल्स क्या कर रही होती है, ग्रेजिंग कर रही होती है। क्यों? बिकॉज because the cattle as they move stir up and flushes out the insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch। तो भैया जब वो उसे खाती है, वो मूव करती है, तो क्या होता है, वो इंसेक्ट इधर उधर गिरते हैं, उड़ते हैं, तब वो दिखते हैं, तो तब क्या करती है, जाती है वो चिड़िया और उनको खा लेती है, ठीक। तो उसके लिए तो भैया मजे ही मजे हो गए, नहीं तो उसको क्या दिखने थे, वो वहां देख भी नहीं पाती, उनको डिफिकल्ट है उनके लिए देखना और उनको कैच कर पाना, ठीक। Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them। अब commensalism का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो है आपका सी एनिमन, जिसके पास होते हैं आपके स्टिंगिंग टेंटिकल्स, ठीक, खतरनाक होते हैं भैया ये। इसके आसपास ही आपको हमेशा क्लोन फिश जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक, इसी के आसपास वो रहती है जिससे कि वो बच सके। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। तो ये फिश को जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रेडेटर्स से, जो कि आपके बचते हैं, दूर रहते हैं किससे, स्टिंगिंग टेंटिकल से। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश को होस्ट करने से उसको ना ही तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है, किसको, सी एनिमोन को। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं बच्चा किसके, कॉमनसेलिज्म के। अब इसके बाद आता है बच्चा कंपटीशन, जो कि आप पहले पढ़ो, फिर उसके बाद हम जो है इसकी एनसीईआरटी आपको रीड कराएंगे। तो नंबर 3 पे आपका आएगा बच्चा कंपटीशन। तो आप डालोगे नंबर 3 पे कंपटीशन। नंबर 3 आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन में आपको पता भी है कंपटीशन में क्या होता है, किसी एक रिसोर्स के लिए, रिसोर्स क्या होगा बच्चा, सेम होगा, ठीक है। सेम रिसोर्स के लिए दो स्पीशीज लड़ेंगी और जो है दोनों का ही नुकसान होगा, समझ रहे हो, दोनों का ही क्या होगा बच्चा, आपका नुकसान होगा। इसको हम कहते हैं कंपटीशन। जैसे कि आपका एग्जांपल छोड़ दो, हम मान के चलते हैं कि कोई रोटी पड़ी है, कुत्ता है और आपका जो है, और कोई क्या ले लो आप, बंदर ले लो। तो बंदर को भी रोटी दिखी, कुत्ते को भी रोटी दिखी, अब दोनों में कंपटीशन होगा कि भैया रोटी किसको मिले। तो ये है कंपटीशन और दोनों का ही क्या होगा इसमें बच्चा, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो यार पानी की बोतल कहाँ गई, 1 मिनट दीजिएगा, रुकिएगा जरा। चलो मिल गई पानी की बोतल। अब ये हमें जो है कंपटीशन में पढ़ना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कंपटीशन की डेफिनेशन तो चलो आपको पता लग गई, अभी मैं बताता भी हूँ, रुको जरा पानी पी लेता हूँ पहले। अब जरा देखो आगे, मैंने कंपटीशन में क्या कहा, दो स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी आपकी कंपटीशन में, दो स्पीशीज आपकी इन्वॉल्व होंगी। एक है बच्चा आपकी स्पीशीज ए, एक है आपकी स्पीशीज बी। एक है स्पीशीज ए और दूसरी है बच्चा आपकी स्पीशीज बी, ठीक है। स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों को ही क्या होगा बच्चा, आपका नुकसान होगा, दोनों का ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन वो कर रहे हैं। तो कंपटीशन किसके बीच में होता है, देखो कंपटीशन होता है, जो एनसीईआरटी हमें बताती है, पहले सुनना जरा, कि भैया कंपटीशन होता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के लिए जो कि कंपीट कर रही हैं किसी सेम रिसोर्स के लिए, और वो जो रिसोर्स है वो जो है आपका क्या है बच्चा, लिमिटेड है। अगर वो रिसोर्स अनलिमिटेड होता तो कंपटीशन होता ही नहीं। अगर रोटी कई सारी होती तो बंदर भी खा लेता और आपका क्या है,
आपका जो है डॉग कुत्ता भी खा लेता, दोनों लड़ते नहीं। अब भैया वो रिसोर्स क्या है, सेम है, सेम रिसोर्स क्या है, वो रोटी है। और रोटी क्या है, कम अमाउंट में लिमिटेड है। तो भैया भैया दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आपको कंपटीशन देखने को मिलता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में, जो कि सेम रिसोर्स के लिए आपकी लड़ती हैं। और जो रिसोर्स है वो आपका क्या है बच्चा, वो रिसोर्स है आपका लिमिटेड। ये है आपका कंपटीशन। जरा देखो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आप लिखोगे बच्चा कंपटीशन, आप लिखोगे बच्चा कंपटीशन अकर व्हेन closely related species, when closely related species, when closely related species compete for same resource, compete for same resource which is limited, जो कि आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अब ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है ना बच्चा, ये जो है 100% ट्रू नहीं है, आप समझो। तो आप यहां पर लिखोगे नॉट 100% ट्रू, नॉट 100% ट्रू। अब देखो इसके अंदर दो तीन शब्द आए हैं, क्या क्या आए हैं जरा मैं आपको बताता हूं। एक इसके अंदर आया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। फिर आया जो सेम रिसोर्स है ना बच्चा, वो क्या है आपका, लिमिटेड है। ये जो है इसके अंदर कुछ फ्रेजेस आपके आ रहे हैं। हमने कंपटीशन क्या बताया, कंपटीशन होता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में जो कि सेम रिसोर्स के लिए लड़ती हैं, और वो रिसोर्स जो है वो आपका क्या है, लिमिटेड है। बट ऐसा एक्चुअली में 100% ट्रू नहीं है। नेचर में ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं, जब दो स्पीशीज एक लड़ेंगी तो बच्चा सेम रिसोर्स के लिए, रिसोर्स कभी अलग अलग नहीं हो सकते, रिसोर्स तो सेम होगा भाई। एक ही चीज के लिए तो दो लोग लड़ते हैं, तभी तो उसे लड़ाई कहते हैं, अलग अलग चीजों के लिए थोड़ी लड़ा जाता है, ठीक है। सुनो, कोई कहे मुझे अमरूद चाहिए, कोई कहे मुझे केला चाहिए, तो केला अमरूद का क्या संबंध है भाई। अगर दोनों कोई अमरूद चाहिए, एक ही अमरूद है, तभी तो लड़ाई होगी, ठीक है। यानी कि रिसोर्स हमेशा सेम रहेगा। इन्होंने कहा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट नेचर में देखा गया सेम रिसोर्स के लिए अलग अलग स्पीशीज लड़ रही हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज भी लड़ाई कर रही हैं, ये भी एग्जाम्पल देखा गया। इसलिए मैंने कहा 100% ट्रू नहीं है। फिर इन्होंने कहा कंपटीशन तब होगा जब रिसोर्स लिमिटेड होगा, नहीं बच्चा। नेचर में ऐसा भी एग्जाम्पल देखा गया, जो रिसोर्स है वो आपका क्या है, भर भर के है, अनलिमिटेड है, एवेंडेंट रिसोर्स है, बट फिर भी कंपटीशन देखा गया। आप समझ रहे हो। तो उस तरह के कंपटीशन को क्या कहते हैं, वो भी आपको अभी पता लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये हमें याद तो रखनी है, बट ये 100% ट्रू नहीं है, ये बात भी हमें याद रखनी है। अगर कोई हमसे ये कहता है कि कंपटीशन जो है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, सेम रिसोर्स के लिए होता है, जो कि लिमिटेड होता है, ये डेफिनेशन होती है, पर लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। तो भैया ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। क्यों क्यों जो है ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि 100% इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि भैया अनरिलेटेड स्पीशीज भी लड़ सकती हैं सेम रिसोर्स के लिए, और रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होगा, इसलिए कंपटीशन होगा, ये गलत है। अबंडेंट रिसोर्स होगा तो भी आपको कंपटीशन देखने को मिल जाता है नेचर में, ठीक है। अब जरा देखो, तो आप क्या करोगे, अब डालोगे आप एक नोट, जो मैंने कहा उसी को नोट डाल के आप लिखोगे बच्चा। नोट डाल के आप क्या लिखोगे, नोट डाल के आप लिखोगे यहां पर अनरिलेटेड स्पीशीज, आप लिखोगे बच्चा अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अनरिलेटेड स्पीशीज could also compete for same resource, could also compete could also compete for same resource, ये सेम रिसोर्स के लिए लड़ सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गई इस, एक तो ये कमी थी इसमें डेफिनेशन में। दूसरी इसमें क्या था, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड नहीं होगा, रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन, नीड नॉट टू बी लिमिटिंग, नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन। तो भैया कंपटीशन के लिए हमेशा रिसोर्स जो है लिमिटिंग होगा वो जरूरी नहीं है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो भी आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है नेचर में। दोनों के एग्जाम्पल आपको अभी देखने को मिलेंगे, इंतजार करो, दोनों के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब जरा आते हैं कंपटीशन। डार्विन जी ने क्या कहा, डार्विन जी ये कहते हैं कि भैया जो कंपटीशन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो इंटर स्पेसिफिक होता है,
देखो शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज में जब किसी एक सेम रिसोर्स को लेकर कंपटीशन होता है ना, उसी की वजह से आपको जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखने को मिलता है। जो इवोल्यूशन होता है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का। जब भी दो स्पीशीज आपके किसी रिसोर्स के लिए लड़ेंगी तो आप समझ रहे हो ना, उनमें से भैया कोई एक को जीतना पड़ेगा। देखो जो सुपीरियर होगा वो जीतेगा, समझ रहे हो। तो होगा क्या, वो जो सुपीरियर होगा वही आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो इवोल्यूशन है उसके अंदर बेहतरीन ट्रेड्स होंगे। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है बच्चा, उसके लिए जो पोटेंट फोर्स का काम करता है वो करता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन जी क्या कहते हैं, तो आप यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू डार्विन। आप लिखोगे बच्चा अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन जी क्या कहते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो डार्विन जी क्या कहते हैं आपके, तो डार्विन जी आपके कहते हैं बच्चा इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है आपका, क्या बच्चा, आपका इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स, इज पोटेंट फोर्स फॉर, इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो भैया इवोल्यूशन में जो है एक बेहतरीन जो है आपका क्या, एक पोटेंट फोर्स है भैया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि इसका जबरदस्त रोल है। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई, बताओ हाँ या ना। क्योंकि भैया जो ज्यादा फिट होगा वही जीतेगा यार, और जो जीत रहा है प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, इवॉल्व वर्जन आपको स्पीशीज के देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। ऐसा करो नोट कर लो, शायद मैंने लास्ट स्लाइड भी आपको नोट करने नहीं दी, चलो पहले इसको नोट कर लो। अच्छा पॉज करो और नोट कर लो, पॉज करो और बच्चा आप क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, ठीक। फिर अब मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा। इस जो डेफिनेशन में कमी है ना, इन दोनों के एग्जाम्पल के साथ भी तो मतलब सबूत आपको एग्जाम्पल के साथ देना पड़ेगा ना, ये डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। अब आप पॉज करो और इसको नोट करो। अब जो ये दो जो नोट मैंने यहाँ पर डलवाए हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। कर लिया नोट, आओ चलो देखो। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये देखो अब आते हैं हम एग्जाम्पल में। तो अब जरा देखना, साउथ अमेरिकन लेक्स में आपको एक बड़ी ही, आपको एक चीज देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, साउथ अमेरिकन लेक्स में। तो जरा देखो साउथ अमेरिकन लेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, साउथ अमेरिकन लेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है। तो लेक बना लें, यहाँ पर आ जाओ, चलो लेक बना लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये इस तरीके से मैंने लेक आपका बना लिया। देखो अब इस लेक में आपको कौन देखने को मिलते हैं, इस लेक में आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से जू प्लैंकटन। देखो ये क्या है, ये है बच्चा आपके जू प्लैंकटन, ठीक है। अब ये जो जू प्लैंकटन है, इनको जो है ये क्या है, ये फूड है। फूड किसका है, आपकी यहाँ पर जो रहने वाली फिशेज हैं उनका फूड है। जो यहाँ पर फिशेज रहती हैं भैया, ये इनका क्या है, ये है इनका फूड। जो फिशेज यहाँ पर रहती हैं भैया उनका क्या है, ये है फूड। तो ये जो रेसिडेंट फिशेज हैं इनका क्या है, ये फूड है। तो भैया रिसोर्स हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया हमारा जू प्लैंकटन। और इसको कंज्यूम करने वाला हमारा एक स्पीशीज कौन हो गई, आपकी वहां की जो रहने वाली फिशेज है। बट देखा गया कि यार जो यहाँ पर रहता उन्हीं को कॉम्पीट करना था। बट यहाँ पर एक अलग चीज देखी गई, क्या, कि भैया यहाँ पर जो है इसके अलावा कंपीट करने के लिए और कौन आ गया, कंपीट करने के लिए इस तरीके से आ गए आपके भैया फ्लेमिंगोज। तो ये कौन है, ये हैं आपके विजिटिंग फ्लेमिंगोज। तो ये कौन है बच्चा आपके, ये हैं आपके विजिटिंग फ्लेमिंगोज। तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर देखा गया कि भैया ये जो आपके हैं कौन, विजिटिंग फ्लेमिंगोज, ये भी कंज्यूम करना चाहते हैं। किसको कंज्यूम करना चाहते हैं, आपके जू प्लैंकटन को। तो देखो कहां पर फ्लेमिंगोज और कहां पर आपके आगे कौन, देखो कहां विजिटिंग फ्लेमिंगो अपने आप में एक स्पीशीज, कहां फिश, दोनों ही अनरिलेटेड स्पीशीज हैं। और देखो लड़ रही हैं किसके लिए, एक आपके सेम रिसोर्स के लिए जो कि है जू प्लैंकटन, जो कि है आपका फूड। तो देख रहे हो कैसे दो अनरिलेटेड स्पीशीज लड़ रही हैं सेम रिसोर्स के लिए। तो बताओ डेफिनेशन गलत निकली नहीं निकली वहां पर, हाँ। तो 100% ट्रू डेफिनेशन नहीं है।
ये देखो, तो ये कौन है बच्चा, ये है आपकी फिश। और आप फिश में भी बताना चाहो तो ये आप कह सकते हो ये है रेसिडेंट फिश, ये है आपकी रेसिडेंट फिश। तो भैया ये जो रेसिडेंट फिश है ये भी क्या करती है, ये भी इसको क्या करना चाहती है, कंज्यूम करना चाहती है। विजिटिंग फ्लेमिंगोज भी इसको क्या करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। ये कौन है, ये है आपके जू प्लैंकटन, ये है बच्चा आपके जू प्लैंकटन, जो कि है आपके फूड। भैया ये तो इनके लिए फूड ही है ना। तो भैया क्या हो रहा है, ये compete कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके लिए compete कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंपटीशन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर फॉर जू प्लैंकटन, कंपटीशन फॉर जू प्लैंकटन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज, बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज। तो ये अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और ये पूरी करामात कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है साउथ अमेरिकन लेक्स में। क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ। क्या ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया, मैं हटूं तो ये डायग्राम आप बना लोगे। तो देखा आपने भैया, जू प्लैंकटन को रेसिडेंट फिशेस कंज्यूम करती हैं, ठीक है। और विजिटिंग फ्लेमिंगोज, अब भैया विजिटिंग फ्लेमिंगोज और रेसिडेंट फिश लड़ रहे हैं किसके लिए, जू प्लैंकटन के लिए। और दोनों ही बहुत दूर दूर हैं भैया, कहीं से भी इनका कोई भी आपसी संबंध नहीं है, अनरिलेटेड स्पीशीज हैं और कंपीट कर रहे हैं किसके लिए, आपके जू प्लैंकटन के लिए। तो भैया डेफिनेशन तो गलत हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो अब दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ चलो। ये नोट कर लिया आपने, पॉज करो और बच्चों नोट कर लो। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा था, जो सेकंड मैंने पॉइंट जो आपको बताया था जिसकी वजह से डेफिनेशन जो 100% ट्रू नहीं थी, वो था रिसोर्स लिमिटेड हो। अब आप देखोगे कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन देखा जा रहा है, समझ रहे हो। अब जरा देखना होता क्या है, देखो अब जरा देखो यहाँ से, ये देखो इस तरीके से है आपका ये गैलापेगोस आइलैंड, ये है आपका गैलापेगोस आइलैंड। और जो आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको समझ में आएगा। गेलापेगोस के बारे में आपने कभी सुना भी होगा, गेलापेगोस आइलैंड। अब इस गेलापेगोस आइलैंड पर भर भर के क्या है, आपकी घास है। ये है आपका बच्चा गेलापेगोस आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर है भर भर के घास, और यहाँ पर मिलते हैं टॉर्टॉइस। उन टॉर्टॉइस को कहते हैं एविंगडन टॉर्टॉइस। अब ये एविंगडन टॉर्टॉइस क्या कर रहे हैं, उस घास को खा रहे हैं मस्त तरीके से, ठीक है। होता क्या है, ये घास को खा रहे हैं। होता क्या है कि हम जो है क्या करते हैं, गॉट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, किसको, गॉट्स को। और गॉट भी आपकी क्या खाती है भैया, वो भी आपकी खाती है घास, ठीक है। अब जैसे ही गोट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, घास भैया अनलिमिटेड है, एवेंडेंस में है, कमी नहीं है घास की, ठीक है। एविंगडन टॉर्टॉइस भी आराम से खा सकते हैं, गॉट्स भी खा सकती हैं। तो देखा क्या जाता है कि यार जो है लगभग एक डिकेड के अंदर, 10 साल के अंदर टॉर्टॉइस वहां से गायब हो गए पूरी तरीके से। ये कैसे पॉसिबल हो गया, जबकि फूड जो है वो अनलिमिटेड है, घास अनलिमिटेड है भैया, खाते ही जाओ, कोई नहीं है, फिर भी वो गायब हो गए। पता है इसका कारण क्या निकला, इसका कारण निकला बच्चा कि जो आपकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, जो घास खाने की एफिशिएंसी थी, वो गॉट की बहुत ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, टॉर्टॉइस के। तो टॉर्टॉइस जब भी उनको देखते ना, वो उनका जो घास नहीं खाते, वो आप समझ रहे हो। तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। यानी कि एक जब जब आपकी फीडिंग एफिशिएंसी किसी एक स्पीशीज की दूसरी क्या कहते हैं स्पीशीज से ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दूसरी स्पीशीज जो है बच्चा वो इनिबिट हो जाती है, वो जो है रुक जाती है, उस काम को नहीं करती। इसको हम कहते हैं आपका क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन, हम जो है इसको बच्चा कहते हैं। आप देख रहे हो रिसोर्स क्या है आपका, अनलिमिटेड है, और जो है वो उसको फिर भी वो जो है गायब हो जा रहे हैं। तो देखो, तो आप यहाँ पर लिखोगे, देखो इस तरीके से लिखो, एविंगडन टॉर्टॉइस, एविंगडन टॉर्टॉइस। तो एविंगडन टॉर्टॉइस क्या कर रहे हैं इस गैलापेगोस आइलैंड पे, टॉर्टॉइस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं, ये ईट क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं किसको बच्चा, आपके ग्रास को। और ग्रास जो है वो क्या है बच्चा, आपकी अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, गॉट्स को भी कराया जाता है इंट्रोड्यूस। यहाँ पर क्या हुआ, आपके गॉट्स को भी कराया गया इंट्रोड्यूस, गॉट्स इंट्रोड्यूस्ड।
एक सेकेंड, यहाँ पर क्या करा गया, गॉट्स को कराया गया आपका बच्चा इंट्रोड्यूस, गैलापेगोस आइलैंड पर गॉट्स को कराया गया इंट्रोड्यूस। और गोट्स भी आपकी क्या खाती हैं, और ये भी खाती हैं बच्चा आपकी ग्रास, ठीक है, और ग्रास है आपकी अनलिमिटेड। फिर भी जो है आपका क्या हुआ, 10 साल, एक डिकेड के अंदर आपके टॉर्टोइस गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि आपकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी बच्चा वो ज्यादा थी, किसकी ज्यादा थी, गॉट की ज्यादा थी टॉर्टोइस से, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो जो है क्या कहते हैं आपकी जो है, क्योंकि एक जो आपकी स्पीशीज थी उसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी दूसरे कंपैरिजन में, तो वहां एक इंटरफेरेंस आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, वो स्पीशीज ही गायब हो गई। तो ये होता है आपका इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। तो देखो नोट करो, आ जाओ चलो। ये यार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब ढंग से बनाया नहीं है ना, जैसे लास्ट डायग्राम काफी अच्छा बनाया था। 1 मिनट दो, रुको, हाँ, रुको अब जरा देखना, ने ये क्या कर दिया यार, देखो, हाँ अब ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है आपका गिलापेगोस आइलैंड, और गिलापेगोस आइलैंड पे क्या कराया गया, गॉट्स को कराया गया आपका इंट्रोड्यूस। तो आपको गॉट्स को यहाँ पर क्या कराया गया, आपका कराया गया इंट्रोड्यूस। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है यार ये, ठीक है। और ये क्या हो रहा है यार, ये रेस क्यों नहीं हो रहा, चलो ठीक है हटाओ, आपको समझ में आ गया ना, बढ़िया। अब आप लिखना शुरू करो, आओ चलो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे यहाँ पर फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ, फीडिंग, नहीं नहीं नहीं, पहले आप यहाँ पर ये लिखो, जो यहाँ पर ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो है वो किसकी ज्यादा है, वो जो है आपकी गोट्स की ज्यादा है। अरे यार ये ऑन है क्या अभी भी शेप यार, 1 मिनट, हमेशा मैं इसको ऑफ करना भूल जाता हूँ यार। ये आपका हो गया बच्चा कट, इसको करते हैं हम ऑफ, और आपकी जो है ये गोट्स की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में भैया, टॉर्टोइस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है बच्चा आपका, देखो, जिसकी वजह से जो आपके टॉर्टोइस हैं, टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड, तो ये गायब हो गए। और इसका कारण क्या है, इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड, विद इन अ डिकेड। जबकि रिसोर्स कैसा है बच्चा, जबकि रिसोर्स है आपका अनलिमिटेड। तो पहले आप इसको नोट करो, बाद में मैं जो है लिखवा देता हूं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। हो गया नोट, आओ चलो देखो, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हुआ क्या था, जो फीडिंग, आप देखो, क्योंकि ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो थी भैया वो किसकी ज्यादा थी, गोट्स की, जिसकी वजह से जो है भैया इनको एक्सटिंक्ट ही होना पड़ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, यानी कि जो है वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है उसकी फीडिंग हैबिट में, ठीक। देखो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फीडिंग एफिशिएंसी, आप लिखोगे बच्चा फीडिंग एफिशिएंसी, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, ऑफ वन स्पीशीज, feeding efficiency of one species might be reduced, might be reduced, might be reduced due to interfering, due to interfering एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू इंटरफेयरिंग, क्योंकि भैया वो गॉड जो है क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है उनके खाने में, समझ रहे हो, क्योंकि वो तेजी तेजी से खाती है, समझ रहे हो। इसकी वजह से क्या हुआ, टॉर्टोइस को भैया घायल भी होना पड़ गया, एविंगडन टॉर्टोइस को, ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इसी को कहते हैं हम आपके क्या। और पता है ये कब हम बात कर रहे हैं, जब आपके रिसोर्सेज प्लेंटीफुल हैं, अबंडेंट है,
तो आप यहाँ पर लिख दो रिसोर्सेज अबंडेंट। रिसोर्सेज कैसे हैं बच्चा आपके? अबंडेंट हैं, तब आपको ये कहानी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका क्या बच्चा? इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसको हम कहते हैं बच्चा आपका नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है कौन? गोट इंटरफेयर कर रही है। समझ रहे हो? इस तरह के हम कंपटीशन को कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो आपने देखा रिसोर्सेज भैया बहुत ज्यादा थे, फिर भी एविंगटन टॉर्टोइस को क्या होना पड़ गया? गायब होना पड़ गया वहां से। समझ रहे हो? कंपटीशन हुआ। ठीक है, अब जरा आगे देखो। अब हम बात करते हैं एक नई डेफिनेशन की, यानी कि वो डेफिनेशन तो 100% सही नहीं थी, अब तो नई डेफिनेशन क्या है जो सही हो। तो आप देख रहे हो इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि भैया जो स्पीशीज एक्चुअली में फिट है वो जो है अंत में क्या कर रही है भैया? जीत जा रही है। जो सुपीरियर है वो जीत जा रही है। तो अब जो नई डेफिनेशन होगी हम उसको जो है किसके टर्म्स में बताएंगे? हम आर के टर्म्स में बताएंगे। आर क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है, यानी कि जो फिट होगा वही तो भैया आगे जाके क्या करेगा? रिप्रोड्यूस। यानी कि बेसिकली क्या है? जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बेहतरीन है वही तो जीत रहा है भैया। यानी कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर, या फिर आप कह सकते हो सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक, जरा देखो, आप अब लिखोगे यहाँ पे नई डेफिनेशन। जरा देखो, आप इस तरीके से डालो न्यू डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। क्या है? न्यू डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। न्यू डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन क्या है? वो नई डेफिनेशन कंपटीशन की जरा देखो। यानी कि जो लेस फिट है, यानी कि जिसका आर कम है भैया, क्या हो रहा है? वही तो गायब हो जा रहा है। देखो जरा ध्यान से। तो आप क्या लिखोगे कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, यानी कि दो स्पीशीज जब लड़ रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं, उनमें से क्या होता है बेसिकली यार? जब लड़ते हैं ना तो दोनों की कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आपकी जो है फिटनेस, यानी कि आर जो है दोनों का दोनों क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बट जिसका जो है आर बेकार होगा उसको गायब होना पड़ेगा, जिसका बेहतरीन होगा वो जीतेगा। ठीक है, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज। और इस फिटनेस को मेजर किस में कर रहे हैं? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की टर्म्स में हम इसको क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। यानी कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर, इज सिग्निफिकेंटली लोअर, इज सिग्निफिकेंटली लोअर in presence of other species, in presence of other species, in presence of another species। यानी कि जब दो स्पीशीज है, किसी एक की जो है भैया क्या है? फिटनेस कम है और उसी को एट द एंड हारना पड़ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। क्या आपको समझ में आ गई नई डेफिनेशन? बताओ हाँ या ना। इसके बाद हमें जो है आपके दो और कंसेप्ट पढ़ने हैं कंपटीशन में। एक है आपका कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, दूसरा है आपका कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो जरा देखो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन को। अब देखो, अब आपको नाम से ही पता लग रहा है यार, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर निकालना। यानी कि जब भी किसी रिसोर्सेज के लिए कोई सेम रिसोर्स है जिसके लिए भैया क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपकी कंपीट करेंगी, तो उनमें से जो भैया आपकी, अगर कोई सेम रिसोर्सेज के लिए दो स्पीशीज आपकी कंपीट करती है, पहली बात तो वो जो है हमेशा के लिए क्या क्या एक साथ नहीं रह सकती। आप समझो, को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर होगी उसको जो है मरना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? और जो सुपीरियर होगी वो जीतेगा। देखो रिसोर्स पर, लेकिन कंडीशन तब होगी जब आपके रिसोर्स लिमिटेड होगा। अगर बच्चा रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो दोनों ही आराम से रह जाएंगी, को एग्जिस्ट कर जाएंगी। बट रिसोर्स कम है तो किसी एक को हारना पड़ेगा, किसी एक को जीतना पड़ेगा। और जो जीतेगा वो सुपीरियर है इसलिए वो जीता, और जो हारा वो इंफीरियर था इसलिए वो हारा। और इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, जिसको गॉस ने दिया था तो इसको हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, देखो आपने पढ़ लिया है, ठीक है।
बस इसके अंदर कंडीशन ये है, हम इसको तब कहते हैं जब रिसोर्सेज आपका लिमिटेड होता है, इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। तो आप लिखोगे इसको कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। पता है जो एविंगटन टॉर्टोइस वाला एग्जांपल है ना, वो पता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का भी एग्जांपल है। इंटरफेरेंस कंपटीशन का तो एग्जांपल है, इसका भी एग्जांपल है, क्योंकि जो भैया इंफीरियर है वो क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है, समझ रहे हो? नहीं, इसका एग्जांपल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसकी कंडीशन है। हाँ, तो आपको याद रखना है ये। तो हम उस एग्जाम्पल को इसमें नहीं रखेंगे, वो इंटरफेरेंस कंपटीशन में ही रखो भैया उस एग्जाम्पल को, क्योंकि यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखो, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गॉस गॉस कॉम्पिटेटिव गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, जो कि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बट एक बार और आप जान लो, बस लिखने की बात है। व्हेन, या फिर आप सीधे लिखो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for same resource competing for same resource competing for same resource competing for same resource cannot cannot coexist। भैया दोनों की दोनों नहीं रह सकती हैं, cannot coexist indefinitely, हमेशा के लिए जो है भैया क्या हो सकता है, हमेशा के लिए भैया कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंफीरियर वाली को निकलना ही पड़ेगा भैया, उसको गायब होना ही पड़ेगा। एंड इंफीरियर, देखो आ गई ना वही वाली बात, एंड इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, एंड इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, विल बी एलिमिनेटेड। पर इसकी एक कंडीशन है भैया, कंडीशन क्या है, एलिमिनेट तभी तो होगी जब रिसोर्स कम होंगे। तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि भैया रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होंगे। कंडीशन है आपकी, रिसोर्सेज जो है बच्चा वो आपके लिमिटेड होंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज होंगे बच्चा आपके लिमिटेड। बताओ समझ में आया, हाँ या नहीं आया? ये तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज किसी सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए साथ साथ नहीं रह सकते। जो कमजोर है उसको हारना पड़ेगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। कंडीशन कब एक्सक्लूड होगा, जब रिसोर्सेज आपका क्या है बच्चा, जब आपका रिसोर्स लिमिटेड है, ये कंडीशन है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो कोई बाहर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है भैया आपका नीट का एग्जाम। अपन समझना, सीट जो है वो आपकी जो मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं वो बच्चा आपकी लिमिटेड है। ठीक है, जब वो सीट्स आपकी लिमिटेड है, ठीक है, यानी कि रिसोर्स क्या है, मेडिकल कॉलेज सीट जो कि है लिमिटेड। अब जो आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ह्यूमंस जो आपस में आप एस्पिरेंट्स लड़ रहे हो, आप हमेशा के लिए क्या कर सकते हो, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते भैया, यानी कि हर कोई नहीं पा सकता उस मेडिकल सीट को, समझ लो। जो ज्यादा होशियार होगा वो उसको अचीव कर लेगा, जो कम होगा, जिसकी मेहनत कम होगी, वो हमेशा उसको जो है क्या अचीव नहीं कर पाएगा, यानी कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जो सुपीरियर होगा वो उसको पालेगा, यानी कि हमेशा के लिए कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, गायब होना पड़ेगा इंफीरियर वाले को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब देखो वहां पर एक शब्द आया है रिलीज, बट मैं वो आपको समझाऊंगा, इससे पहले आप इसको नोट करो। देखो मैं हट गया, आप ऐसा करो बच्चा, इसको करो नोट। ठीक है, आप करोगे बच्चा इसको नोट, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है। ठीक, कर लिया नोट? अब डालो आप कॉम्पिटिटिव रिलीज, अब डालो बच्चा आप हेडिंग कॉम्पिटिटिव रिलीज, अब डालो आप हेडिंग कॉम्पिटिटिव रिलीज। देखो अब इसमें यहां पर एक शब्द आया कॉम्पिटिटिव रिलीज, रिलीज करके, यानी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन रिलीज हो रहा है। अब जरा समझना इसका मतलब क्या है। तो देखो, जब भी मैं किसी भी हैबिटाट में जाता हूं तो आप लिखो इन एनी हैबिटाट, इन एनी हैबिटाट जहां पर कंपटीशन हो रहा है, जहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चा, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन अकर,
अब कंपटीशन जब भी होगा आपकी दो स्पीशीज के बीच में होगा, जिनमें से एक स्पीशीज आपकी क्या होगी, एक स्पीशीज होगी सुपीरियर स्पीशीज, सेकंड होगी इंफीरियर, यानी कि एक होगी बढ़िया एक होगी बेकार। एक होगी बच्चा आपकी सुपीरियर स्पीशीज, एक है भैया आपकी सुपीरियर स्पीशीज, ठीक। दूसरी होगी बच्चा आपकी इंफीरियर स्पीशीज, इंफीरियर स्पीशीज। जरा देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ, जो सुपीरियर होगा या फिर जो इंफीरियर है, दोनों में से कौन जीतेगा? आपको पता है हमेशा सुपीरियर स्पीशीज ही जीतेगी, बट सपोज करो मुझे इंफीरियर को जिताना हो तो क्या करना होगा? सर सिंपल सी बात है, सुपीरियर को गायब कर दो। आप समझो, दो लोग हैं, किसी एक को जीतना है और जो होशियार है सबको पता है ये जीतेगा। अगर मैं इसी को गायब भी कर दूं कंपटीशन से तो कौन जीतेगा? सर एक ही बचा, उसी को जीतना है। तो भैया इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज। समझ रहे हो? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या करा? एक्सपेरिमेंटली हमने आपका रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? सुपीरियर स्पीशीज को। हमने रिमूव कर दिया किसको बच्चा? आपकी सुपीरियर स्पीशीज को। और जब आप किसी भी सुपीरियर स्पीशीज को उसके हैबिटाट से हटा दोगे तो भैया इंफीरियर का नंबर अपने आप बढ़ने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ? देन इंफीरियर स्पीशीज, देन नंबर ऑफ इंफीरियर स्पीशीज इंक्रीज, देन नंबर ऑफ इंफीरियर, देन नंबर ऑफ इंफीरियर स्पीशीज इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ इंफीरियर स्पीशीज इंक्रीजेस। तो भैया इंफीरियर स्पीशीज का जो नंबर होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज, इसी को कहते हैं बच्चों आपका कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आएगा आपका एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहेंगे कॉनोल्स एक्सपेरिमेंट। कॉनोल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक। फिर इसके बाद में आपको एक नोट डलवाएंगे और फिर हम जो है आपके मेथड बताएंगे जिनसे आपका कंपटीशन अवॉइड करा जा सकता है, ठीक। नोट कर लिया आपने बच्चों? चलो आओ देखो आगे। अब आप यहाँ पर डालो कॉनोल्स एक्सपेरिमेंट। तो भैया कॉनोल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। क्या एक्सपेरिमेंट था? जरा देखो, कॉनोल्स एक्सपेरिमेंट, कॉनोल्स का एक्सपेरिमेंट था। क्या करा था कॉनोल्स ने? जरा देखो। तो भैया कॉनोल्स ने एक्सपेरिमेंट कहाँ परफॉर्म करा था? कॉनोल्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था आपके भैया रॉकी कोस्ट ऑफ, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। जो स्कॉटलैंड की रॉकी सी कोस्ट है भैया, वहां पर ही करा था, ठीक है। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। अब इन्होंने करा क्या था? देखो होता क्या है, जो आपकी बार्निकल्स दिख रही हैं इसकी आपको दो स्पीशीज देखने को मिलती है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। बार्निकल की जो सुपीरियर आपकी स्पीशीज है उसका नाम है भैया आपका बालेनस, और जो आपकी इंफीरियर है उसका नाम है कैथाम्यूलस। अब आपको पता है जो सुपीरियर है वही जीतेगी भैया। जब ये लड़ेंगी रिसोर्सेज के लिए तो जीतेगा कौन? सुपीरियर जीतेगी। दैट मीन्स कौन जीतेगा? बालेनस या कैथाम्यूलस? तो आप कहोगे सर जीतेगी आपकी बालेनस। यानी कि बालेनस क्या करेगी? उस एरिया से कैथामिलस को एक्सक्लूड कर देगी। क्या कर देगी? वहां से भाई इसको गायब कर देगी। तो ये है आपका किसका? कॉनल्स का एक्सपेरिमेंट। ये है आपका कॉनल्स का एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने को मिली क्या? बार्निकल, बार्निकल्स। और इस बार्निकल की हैं दो स्पीशीज। एक का नाम है आपका बच्चा क्या? एक का नाम है आपका बैलेनस, एक का नाम है बालेनस, और दूसरी का नाम है कैथाम्यूलस। दूसरी का नाम है बच्चा आपके कैथाम्यूलस। अब जो आपको बालेनस दिख रही है वो क्या है? वो है आपकी बच्चा सुपीरियर, वो है आपकी सुपीरियर स्पीशीज। तो मैं यहाँ पर सुपीरियर लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये है बच्चा आपकी इंफीरियर, कौन? कैथाम्यूलस। तो भैया सबको पता है कि जो सुपीरियर है क्या होगा? तो आपको रिजल्ट यहाँ पर पता है। रिजल्ट क्या है? जो बालेनस है, जो आपकी भैया बैलेनस है, वो क्या करेगी? बैलेनस एक्सक्लूड कर देगी। बैलेनस एक्सक्लूड, बैलेनस एक्सक्लूड्स कैथामिलस। बैलेनस एक्सक्लूड कर देगी किसको बच्चा? आपके कैथामिलस को। फ्रॉम दैट जोन, इस जोन से, फ्रॉम दैट जोन। यही था जो आपके कॉनोल्स ने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है।
इस तरीके से आपके एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपको एक लाइन आपको मैंने अभी अभी जो है, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था प्रेडेशन की, वहां पर मैंने एक लाइन जो है मेरे मुंह से निकली थी, वो ये थी कि जब भी कंपटीशन जो है होता है तो भैया कंपटीशन ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? तो कंपटीशन आपका जो है भैया सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है प्लांट और हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को इतना अफेक्ट नहीं करता। और इसका रीजन पता है क्या है बच्चों? पहले तो इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ। हो गया नोट? आओ देखो, मैंने आपसे कहा कि जब भी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है प्लांट और हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को इतना नहीं करता। इसका रीजन ये है, प्लांट और हर्बीवोर्स जो है बच्चा वो आपके लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कार्निवोर आपके हाईयर ट्रॉफिक लेवल पे आता है। अब कार्निवोर के पास खाने के जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन है, कार्निवोर के पास बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसको वो कंज्यूम कर सकता है और अपना काम चला सकता है। बट अगर आप हर्बीवोर को देखते हो तो हर्बीवोर के पास भाई लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड प्लांट के ऑप्शंस हैं जिनको वो क्या करता है बच्चा, कंज्यूम करता है। यानी कि अगर कंपटीशन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो भैया हर्बीवोर्स के जो है लाले पड़ जाएंगे किसके, आपके खाने के लिए। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भैया ये जो है लोअर ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं और इनके पास टू मैनी ऑप्शंस नहीं है। तो जब भी कंपटीशन होगा, और ऊपर से देखो प्लांट को क्या होता है, समय लगता है उगने में, ऐसा नहीं है प्लांट तुरंत उग जाता है, प्लांट को लगता है समय। अगर वो अपनी मात्रा में कम होगी, कम जो है उसकी फसल होगी, उसकी जो है क्या होगी, क्रॉप कम होगी प्लांट की। आप समझ रहे हो? तो जब आपको नहीं मिलेगा तो हर्बीवोर्स की जो है बच्चा वो संख्या बहुत ज्यादा है, समझो खाने वाले बहुत ज्यादा है और जो रिसोर्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो अगर रिसोर्स बिल्कुल ही कम हो जाए, उसके अंदर कोई भी स्कार्सिटी आ जाए, कमी आ जाए, तो भैया कंपटीशन बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा किसमें, आपको हर्बीवोर्स में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नोट समझ में आ गया होगा। नोट क्या कह रहा है? नोट हमारा कह रहा है बच्चा, देख जरा ध्यान से, नोट हमारा कह रहा है जो तेरे प्लांट और हर्बीवोर्स हैं, जो तेरे क्या है बच्चा, प्लांट एंड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो कंपटीशन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय, मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है खाने के लिए। अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है तो भैया क्या पता प्लांट ही खाना ना बना पाए, समझ रहे हो, उनमें ही कंपटीशन बढ़ जाए, जो रिसोर्सेज जिसकी प्लांट्स को जरूरत है। समझ रहे हो, बहुत सारे प्लांट भैया compete कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए, जैसे सनलाइट हो गई, वाटर हो गई, मिनरल्स हो गए। समझ रहे हो, किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन रिसोर्सेज में स्कार्सिटी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो भैया बहुत खतरनाक कंपटीशन देखने को मिलेगा इसमें। तो मैंने लिखा प्लांट एंड हर्बीवोर्स मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन कार्निवोर्स देन कार्निवोर्स तो समझ में आ गया? बढ़िया। अब हम बात कर सकते हैं भैया मेथड्स के ऊपर जिनसे कंपटीशन को अवॉइड करा जा सकता है, जिसमें जो सबसे पहला मेथड आएगा वो आएगा रिसोर्स की पार्टीशनिंग। हम जो रिसोर्स है ना, ऐसा करते हैं यार, उसकी पार्टीशनिंग कर देते हैं। यानी कि हमें पता है दो स्पीशीज किसी सेम रिसोर्स के लिए लड़ती हैं, बट हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, एक सपोज करो कोई एक पेड़ है, ठीक है, वहां पर कोई फल उगते हैं। अब दो दो बर्ड की स्पीशीज हैं जो उसको खाने आती है, ठीक है। अब जो है दोनों कंपीट करेंगी, जो सुपीरियर होगी वो जीतेगी, जो इंफीरियर होगी उसको मरना पड़ेगा और वो गायब होगी, ठीक है। ये जो है आपका कंपटीशन कहता है, बट इसको अवॉइड करा जा सकता है अगर हम रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दें। सर कैसे कैसे होगा सर ये? ठीक है, पहले तो ये कहां से आ गया यार, इसको हटाने दो। आपके मन में आया सवाल कि सर ये होगा कैसे? तो बच्चों ये होगा आपका ऐसे, हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया हम डिफरेंट टाइम रख दें खाने के लिए। हम कहें कि भैया स्पीशीज जो आपकी पहली बर्ड की स्पीशीज है वो सुबह आके खा ले, और जो सेकंड बर्ड की स्पीशीज है वो आपकी शाम को आके खा ले। यानी कि जो फीडिंग का टाइम है, खाने का टाइम है, वो डिफरेंट हो गया। देख रहे हो रिसोर्स की पार्टीशनिंग किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है, हम फोरेजिंग पैटर्न बदल रहे हैं। हम कहें कि भैया जो आपका पेड़ थोड़ा बड़ा है, हम कहें कि भैया एक साइड तुम खा लो, एक साइड दो दूसरी खा लेगी, तो इस तरीके से भी करा जा सकता है। यानी कि अगर रिसोर्स की पार्टीशनिंग करी जाए तो भैया आपका कंपटीशन अवॉइड करा जा सकता है। डिफरेंट फीडिंग टाइम हो, आपका डिफरेंट फोरेजिंग का पैटर्न हो, तो आपका क्या करा जा सकता है, अवॉइड करा जा सकता है कंपटीशन। इसी को कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब मैकआर्थर नाम के एक साइंटिस्ट थे, पता है उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो है 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी किसकी, आपकी बार्बलर्स की, बार्बलर्स यानी कि बर्ड की। अब वो सारी की सारी को एग्जिस्ट कर रही थी,
कमाल की बात है, हमने अब तक देखा था कंपटीशन भैया कोई सेम रिसोर्स के लिए लड़ती है तो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। पता वो कोएग्जिस्ट क्यों कर गई? वो कोएग्जिस्ट इसलिए कर गई क्योंकि जो उनकी फोरेजिंग एक्टिविटी का बिहेवियर था वो सबका अलग अलग था, इसलिए वो कोएग्जिस्ट कर गई। ठीक, तो समझ में आ गया। चलो लिखना शुरू करते हैं, आ जाओ। तो आप यहाँ पे लिखो मेथड्स, हेडिंग डालोगे आप बच्चा मेथड्स टू अवॉइड कंपटीशन। आप लिखोगे यहाँ पे मेथड्स टू अवॉइड कंपटीशन। और वो कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका बच्चा रिसोर्स पार्टीशनिंग, मेथड्स टू अवॉइड कंपटीशन, मेथड्स टू अवॉइड कंपटीशन, जिसमें आ गया सबसे पहले आपका बच्चा रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? जो दो स्पीशीज होती हैं, आप लिखोगे टू स्पीशीज जो कंपीट करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, टू स्पीशीज जो कि आपकी कंपीट कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं किसके लिए? कंपीट फॉर सेम रिसोर्स। वो क्या कर सकती हैं? वो अवॉइड कर सकती हैं किसको? वो अवॉइड कर सकती हैं बच्चों आपके कंपटीशन को। कैसे कर सकती हैं जरा देखो, अवॉइड कंपटीशन कैसे कर सकती हैं? अवॉइड कंपटीशन को बाय चूजिंग, ये अवॉइड कर सकती हैं कंपटीशन को बाय चूजिंग। क्या चूज करके? डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। बाय चूजिंग सबसे पहले क्या कर सकती हैं? ये चूज कर सकती हैं डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। भैया खाने का समय अपना बदल दो, एक सुबह खा लो एक शाम को खा लो। डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। और दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका है आपका, दूसरा जो ये कर सकती हैं वो कर सकती हैं भैया डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न। ये फोरेजिंग पैटर्न दोनों अपना अलग अलग रख लो तो भी भैया ये जो है कोएग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न। बताओ समझ में आया है या ना? आ गया? देखो मैंने कहा कि भैया या तो अपनी टाइमिंग बदल दो या अपना जो फोरेजिंग का पैटर्न है उसको चेंज कर लो, तो इससे क्या होगा, आप जो है को एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक, इसी का हमें देखने को मिलता है भैया मैकआर्थर का। जरा देखो, ऐसा करो इसको पॉज करो और नोट करो। अब मैं मैकआर्थर का भी लिख देता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था मैकआर्थर का? देखो लिखो चलो। मैंने कहा था मैकआर्थर, मैकआर्थर ने क्या करा था? मैकआर्थर ने आपको बताया था, क्या बताया मैकआर्थर ने? मैकआर्थर ने बच्चा आपको बताया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड, 5, ये क्या लिख रहा हूं मैं, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स क्या कर रही थी? कोएग्जिस्ट कर रही है भैया। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स, वार्बलर्स यानी कि बच्चा वर्ड की बात यहाँ पर हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है कोएग्जिस्ट कर रही हैं, ये कंपीट नहीं कर रही भैया। देख रहे हो, कंपटीशन से इनमें एक्सक्लूजन होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, कोएग्जिस्ट कर रही है। ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू बिहेवियरल, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर। भैया बिहेवियर अलग अलग है, देख रहे हो, बिहेवियर में डिफरेंस है इनका। इन देयर फोरेजिंग पैट एक्टिविटीज, इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज। तो भैया इनकी जो फोरेजिंग एक्टिविटीज है उनके अंदर क्या है? आपको बिहेवियरल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इनका बिहेवियर अलग है। ठीक, बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? अरे अच्छा यार, मैंने फेस ऑन नहीं करा क्या? आपको दिखा नहीं हुआ, कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था। अब दिख रहा हूं तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। तो ऐसा करो, इसको पॉज करो और नोट करो। देखो कंपटीशन भी यहां पर आपका एंड हो गया। अब अगर आप देखते हो तो आपका बचता है बच्चा म्यूचुअलिज्म, इसके अलावा आपका बचता है पैरासिटिज्म, और जो एक और जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा जो कि मैं आपको बताऊंगा वो है आपका बच्चा अमन सेलिज्म।
क्या है अमन सेलिज्म, अभी बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ, चलो आओ देखो। आपके कितने हो गए भैया, आपके हो गए अब तक, मैंने आपको करा दिए, कितने हो गए, ये कौन से नंबर मैंने इस पर डलवाया था, क्योंकि अमन सेलिज्म आपके में दे नहीं रखा है यार। पीछे चलो, कॉम कम कॉमन सेलिज्म को नंबर 2 दिया था, कंपटीशन को 3rd दिया था, ठीक है। जरा देखो, यानी कि इस पर नंबर डलेगा आपका 4th। अब देखो मैं इसी अमन कॉमन सेलिज्म की स्लाइड का इस्तेमाल करके अमन सेलिज्म आपको करा देता हूँ, मुझे कम लिखना पड़ेगा आपको तो फिर से नोट करना है, ठीक है। अरे यार ये गया नहीं क्या, 1 मिनट रुकना जरा। देखो अब यहाँ पर डालोगे आप नंबर 4th, और कॉमन सेलिज्म की जगह कर दोगे बच्चा अमन सेलिज्म। अमन सेलिज्म, तो इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज का होता है बच्चा नुकसान, एक स्पीशीज का होता है आपका लॉस, बेनिफिट नहीं, एक स्पीशीज का होता है लॉस, दूसरी रहती है न्यूट्रल। और इसका जो एग्जाम्पल है बेहतरीन, वो आपका एग्जाम्पल आता है, कोई ऑर्किड फॉर्किड नहीं आएगा भैया इसके अंदर, हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। इसका जो एग्जाम्पल है भैया वो आता है आपका पेनिसिलियम, जो कि आपकी एक फंगस है, इसका एग्जाम्पल है भैया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एंड स्टेफाइलोकोकस, एंड स्टेफाइलोकोकस जो कि आपका बैक्टीरिया है। और जो स्टेफाइलोकोकस है भैया वो क्या है, पेनिसिलियम है बच्चा आपकी फंगस, या फिर आप कह सकते हो फंजाई, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस है आपका बैक्टीरिया, जरा देखो बैक्टीरिया, तो भैया इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये है अनअफेक्टेड, और स्टेफाइलोकोकस का हो रहा है नुकसान। देखो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हम इस तरीके से इसको बताते हैं, आओ देखो, हम लेते हैं भैया एक पेट्री डिश, ठीक है। इस पेट्री डिश में आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, सपोज करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो ये है आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलती है भैया, देखो इस तरीके से, कौन, ये है पेनिसिलियम का माउल्ड, पेनिसिलियम का माउल्ड। तो आप क्या देख रहे हो, ये है बच्चा आपका पेनिसिलियम माउल्ड, पेनिसिलियम माउल्ड, ठीक है। और ये है आपका बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। अब ये क्या करेगा, ये बच्चा रिलीज करता है, ये आपका क्या करेगा, ये रिलीज करता है पेनिसिलिन, ये रिलीज करेगा आपका पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन इसने केमिकल रिलीज करा है, पता है ये क्या करेगा, ये करेगा आपके इस बैक्टीरिया को किल, ये करता है इस बैक्टीरिया को किल। और जब ये इसको किल करेगा तो ये इसके लिए क्या हो गई, ये इसके लिए हो गई नेगेटिव, और पेनिसिलियम रही अनअफेक्टेड, पेनिसिलियम रही भैया अनअफेक्टेड। तो बताओ क्या आपको समझ में आया है या ना, तो क्या आपको अमन सेलिज्म समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, तो आप इसको भी बच्चा क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, आप अमन सेलिज्म को भी क्या कर लोगे बच्चा, नोट कर लोगे। पेनिसिलिन का जो माउल्ड है उसने रिलीज करा पेनिसिलिन, जिससे बैक्टीरिया तो मर गया, पर लेकिन पेनिसिलियम को ना तो कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताओ, बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट हो गया ये एग्जाम्पल, बढ़िया। चलो 1 मिनट, इसको भी इसी से लिख देते हैं। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, ये लेक्चर मुझे आपको यहीं तक पढ़ाना था। अब बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे और जो एनसीईआरटी की रीडिंग बची है वो आपको लास्ट लेक्चर मिलेगा, ऑल्दो मैंने सोचा था मैं इसी में करा दूंगा, बट यार भगाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ समझो कंसेप्ट के मजा लो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।